ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं वॉर रूम। वॉर रूम में बात मिडिल ईस्ट में मची तबाही की। जहां एक तरफ ईरान इजरायल जंग में अमेरिका की एंट्री हो चुकी है, तो वहीं मुस्लिम देशों के संगठन ओआईसी के विदेश मंत्रियों की तुर्की में बैठक हुई है। इस दौरान ओआईसी ने प्रस्ताव पारित कर इजरायल के हमलों की निंदा की और इजरायल से ईरान पर हमले तुरंत बंद करने को कहा। लेकिन सवाल है कि क्या इस प्रस्ताव से जंग रुक जाएगी? ओआईसी के कितने देश ईरान को समर्थन करने को तैयार हैं? क्या मुस्लिम देशों में ईरान एकदम अकेला पड़ गया है? ये सबसे बड़ा सवाल है कि क्या मुस्लिम देश ईरान के साथ आएंगे या ईरान को यहां से धोखा मिलेगा? क्या अपने अपने हितों को अलग छोड़कर ओआईसी में शामिल जो 57 देश हैं वो ईरान के पीछे आकर खड़े हो जाएंगे या ईरान को अकेले ही ये जंग लड़नी पड़ेगी? ये अभी सबसे बड़ा सवाल है। कल तुर्की में ये ओआईसी की बैठक हुई थी जिसमें ईरान के विदेश मंत्री भी पहुंचे थे और इस समिट के बाद तुर्की के जो राष्ट्रपति हैं उनसे भी ईरान के जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने मुलाकात की थी। लेकिन कल तक अमेरिका ने हमला किया नहीं था। कल तक इजरायल की लगातार निंदा की जा रही थी और ये कहा जा रहा था कि इजरायल को इन हमलों को रोक देना चाहिए, बातचीत होनी चाहिए, मध्यस्थता के लिए तुर्की तैयार है, ये तुर्की की तरफ से कहा गया था। लेकिन अब जब अमेरिका की एंट्री हो चुकी है और अमेरिका ईरान पर हमला कर चुका है, उसकी 3 साइट्स को तबाह करने का दावा कर रहा है, तो कौन से ऐसे देश हैं जो इजरायल के खिलाफ ईरान के साथ आकर खड़े हो सकते हैं? ये अब बड़ा सवाल है। ओआईसी की इस बैठक में एक निंदा प्रस्ताव तो पहले जरूर पारित कर दिया गया, लेकिन इस निंदा प्रस्ताव के इतर क्या कोई ऐसा देश आपको नजर आता है? कल तुर्की के राष्ट्रपति से मिले ईरान के जो विदेश मंत्री हैं, इस मुलाकात से कुछ समझ में आता है? कोई भी ऐसा देश आपको नजर आता है जो ईरान के पीछे खड़ा हो जाए? वो जो मुस्लिम उम्मा हम बात करते हैं, क्या वो यहाँ पर काम करेगा? जब इस्लामिक बॉम्ब ने काम किया तो मुस्लिम उम्मा कहां से काम करेगी ना? इसमें मैं एक चीज है कुछ कहना चाहता हूं। ओआईसी फॉर्म ही क्यों हुआ था? वो मुस्लिम आवाज थी वर्ल्ड के लिए। दूसरा था कि जो मुस्लिम स्टेट्स के कंट्रीज के इंटरेस्ट हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको सेफगार्ड करने के लिए ओआईसी बनाई गई थी 57 कंट्रीज की, जिसमें 48 मुस्लिम कंट्रीज हैं। अब जो अभी तक ओआईसी ने क्या किया है, अब देखिए कल उन्होंने कंडेम तो कर दिया, निंदा कर दी, सब कुछ कर दी, बट फिजिकली क्या किया है? सिर्फ एक ही चीज कही है ना टर्की ने कि हम मध्यस्थता के लिए तैयार हैं, और तो कुछ नहीं। निंदा तो सभी कर रहे हैं, बट एक्चुअली एक्शन कौन ले रहा है अभी तक वो दिखा नहीं है। और दूसरी चीज आती है कि अभी तक इजराइल के अगेंस्ट ओआईसी ने क्या क्या किया है। मैं बताता हूं, 3 चीजें उन्होंने की हैं। सबसे पहले उन्होंने किया है बॉयकॉट ऑफ ऑल इजरायली प्रोडक्ट्स, मतलब इजरायली प्रोडक्ट्स जितने भी हैं उनको ओआईसी कंट्रीज के अंदर बॉयकॉट किया जाए। दूसरा है जब इजराइल ने ईस्टर्न साइड वेस्टर्न बैंक की जब ऑक्यूपाई की थी तो उसको बहुत स्ट्रांग स्टेटमेंट दी गई थी, लेकिन किया कुछ नहीं था। और तीसरी चीज है वो हमेशा से 2 स्टेट सॉल्यूशन की तरफ गाजा का बात करते हैं। ये सब ठीक है, ईरान के साथ भी दिखते हैं, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मैं यहां शिया सुन्नी की बात नहीं करना चाहता हूं, लेकिन शुरू से ही जो सुन्नी कंट्रीज है वो ईरान को हेट करती हैं, वो ईरान को लाइक नहीं करती। हालांकि मुस्लिम वर्ल्ड की बात करती हैं, लेकिन जब एक्चुअल पार्ट आता है किसी को सपोर्ट करने का ईरान को, तो वो ईरान को एक थ्रेट देखते हैं। और इवन टर्की भी जब बात करता है कि मैं सुन्नी मुस्लिम वर्ल्ड में लीडरशिप लूंगा, तो एक उसका ख्याल रहता है कि हमारी कोई भी इधर थ्रेट है तो वो है ईरान। तो कहीं ना कहीं ईरान मुझे लगता है कि अकेला रहेगा। स्टेटमेंट सब देंगे, यहां तक कि रशिया भी स्टेटमेंट देगा, चीन भी स्टेटमेंट देगा, सब स्टेटमेंट देंगे और सबकी बड़ी बड़ी पार्टनरशिप है। अभी रशिया की 25 साल का एग्रीमेंट है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का, ये जनवरी में हुआ इस साल, और चीन का हुआ है 2021 के अंदर। 2023 में तो शंघाई कोऑपरेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में भी आ गया था ईरान। लेकिन क्या है, क्या उन्होंने कोई दिया है? वो क्या करेंगे? वो जो रशिया और चीन, सिर्फ कह रहा हूं मैं, ओआईसी कंट्रीज कुछ नहीं करेंगे, स्टेटमेंट देंगे बस, उससे ऊपर कुछ नहीं होने वाला। लेकिन जो रशिया और ईरान है वो देंगे सैटेलाइट इंफॉर्मेशन, इक्विपमेंट, कंपोनेंट्स, एयर डिफेंस में मदद करेंगे, लेकिन इससे ऊपर कोई भी कुछ नहीं करेगा। ईरान को अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। अब देखिए, ईरान अपनी लड़ाई लड़ेगा, लेकिन अगर ओआईसी में देखें तो सऊदी से सिवात बनती नहीं है। तुर्की है जो सबसे ताकतवर है ओआईसी में, 9वें नंबर का सबसे ताकतवर देश है अगर मिलिट्री इन्फोर्समेंट में देखें। तुर्की कह रहा है कि मध्यस्थता के लिए हम तैयार हैं अगर डायरेक्ट बातचीत होती है तो। सऊदी से आपकी बनती नहीं। एक यमन है, हूती हैं जो साथ आए हैं। क्या ये 57 देश टूटेंगे? क्या अपनी अपनी ताकत दिखाने का वक्त है इन 57 देशों को, या वही जैसा पहल सर कह रहे हैं कि स्टेटमेंट जारी कर दिया बस हो गया? देखो, ओआईसी का काम ही है कि स्टेटमेंट करो, उसके बाद कोई भी यूनिटी ओआईसी में आज तक नहीं देखी गई है। और तुर्की की बात करते हो, आपको पता होना चाहिए तुर्की नेटो का हिस्सा भी है।
तो तुर्की जो है, जैसे अमेरिका ने कुछ किया है, तो उसकी हिम्मत और काबिलियत और क्षमता नहीं है कि वो कुछ ऐसा करे जो कि एंटेगनाइज करेगा यूएस को। हाँ, ये सच्चाई है, ओआईसी बहुत ज़्यादा, आप जैसे 3 इशू बताए थे, वो उनके ऊपर पॉइंट करेगा, मगर कोई खुल के नहीं आएगा ईरान के साथ। ये प्रॉब्लम है, क्योंकि ईरान मिडल ईस्ट के अंदर भी बटा हुआ है मुस्लिम वर्ल्ड, और ज़्यादातर मुस्लिम वर्ल्ड जो हैं वो सऊदी और यूएई हैं, सुन्नी के साथ हैं। कहीं ना कहीं ईरान अकेला वैसे भी पड़ा था मुस्लिम वर्ल्ड में, और इसका फ़ायदा उठाया है इजराइल ने। और ये सच्चाई है कि ईरान जो था वो वाकई काफ़ी नज़दीक था न्यूक्लियर हथियार बनाने के। सभी कह रहे हैं कि क्या भाई ये इजराइल ने अभी हमला कर दिया, अमेरिका भी साथ आ गए, ये तो गलत बात है, एग्रेसर है। अगर ये नहीं होता तो हो भी सकता था ईरान कुछ एक समय में न्यूक्लियर हथियार बना लेता, और एक बार न्यूक्लियर हथियार बन गया तो फिर फेट अकम्पली है। फिर दूसरा क्वेश्चन आता, आज तक ईरान न्यूक्लियर हथियार क्यों नहीं बना पाया? जो नॉर्थ कोरिया ने बना लिया, पाकिस्तान ने बना लिया, वो तो बिल्कुल ही इसके मुकाबले में टेक्नोलॉजी या इंडस्ट्रियल मिलिट्री कॉम्प्लेक्स उनका इतना डेवलप नहीं है। उसकी वजह थी इजराइल और अमेरिका, जब भी वो नज़दीक होता था न्यूक्लियर हथियार बनाने के लिए, उसमें नॉन काइनेटिक या काइनेटिक साइबर वारफेयर से उसको 2-3 साल पीछे ले जाते थे। तो अब ये सच्चाई है जो अब हालात नजर आ रहे हैं, जबकि अमेरिका ने 6 बॉम्बर से हमला किया है, 3 जो न्यूक्लियर साइट हैं उनके ऊपर कितना डैमेज हुआ है वो तो समय ही बताएगा, चाहे इस्फान है, नटाज है या फोर्दो है। इसके साथ टोमाहोक जो मिसाइल है जो कि सबमरीन से दागे गए हैं, वो भी ईरान की तरफ गए हैं। अब ईरान क्या करेगा? मुझे लगता है एक लिमिटेड ऑप्शन है ईरान के पास, और ईरान के साथ कौन खड़ा है वो हमने सब डिस्कस कर लिया। चीन है, रूस है, बातें बड़ी बड़ी करेंगे, कोई लिमिटेड ही इसको सपोर्ट दे सकते हैं। रूस की काबिलियत और क्षमता नहीं, वो इन्वॉल्व है यूक्रेन लड़ाई में। चीन जो है हथियार, वेपन, अम्यूनिशन देगा। नॉर्थ कोरिया भी कुछ हथियार दे सकता है, इसके अलावा नहीं। ईरान को खुद की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। क्या ईरान लंबी लड़ाई लड़ सकता है? हाँ। ये तो समय बताएगा। मुझे नहीं लगता इतना। क्यों? क्योंकि उसके पास 2-3 चीजें बड़ी प्लस पॉइंट है। हम ओआईसी की बात करें तो देखिए, एक बड़ी खबर भी आ गई है इसी से जुड़ी हुई। सऊदी ने परमाणु ठिकानों पर हमले पर चिंता जताई है। ईरान की संप्रभुता पर हमला ठीक नहीं है। सऊदी अरब दोनों पक्ष तनाव खत्म करे, ये सऊदी अरब की तरफ से कहा गया है। दुनिया भर के देश युद्ध खत्म कराने की कोशिश करें, तो ये सऊदी अरब की तरफ से कहा गया है। वैसे बहुत बनती नहीं है ईरान और सऊदी की, लेकिन जिस तरीके से अमेरिका ने हमला किया है उसके बाद सऊदी अरब की तरफ से करते हैं जो आप बात कर रहे थे। देखो, सऊदी अरेबिया, यूएई, क्योंकि मुस्लिम वर्ल्ड में ओआईसी है, तो वो ये चीज नहीं चाहते कि जो हमला ईरान पे हुआ है उसको वो एक प्रकार क्रिटिसाइज तो करेंगे, हाँ। मगर इसके आगे नहीं बढ़ेंगे। ये एक चीज है। दूसरा, उनको भी डर है, उनको डर है जहां बेसिस हैं मिडिल ईस्ट में, वो भी तो सऊदी, यूएई, ओमान, जॉर्डन और बहरान में। अगर कल को ईरान इन पे हमला करता है तो कहीं ना कहीं नुकसान इनको भी हो सकता है, और इनको भी डर लगता है कि कहीं लड़ाई का दायरा वैसे तो नहीं बढ़ेगा। तो ये भी एक बड़ी कॉम्प्लिकेटेड। मैं ओआईसी में वो पढ़ रही थी कि किसका क्या स्टैंड है। तो सऊदी अरब ने इजराइल अटैक की निंदा की। सीरिया चुप है, इजरायली सीरिया का एयर स्पेस यूज कर रहे हैं। लेबनान ने कहा कि हिजबुल्लाह ने इजरायल अटैक की निंदा की, हालात पर नजर रखे हुए हैं। बहरीन ने इजरायल अटैक की निंदा की है। अगर आप यूएई की बात करें तो ये भी इजरायल अटैक की निंदा कर रहे हैं। फिलिस्तीन इजरायल अटैक की निंदा कर रहे हैं, यानी निंदा सब कर रहे हैं। बस यहाँ पर मुझे एक तुर्की है, तुर्की कह रहा है कि ईरान के पक्ष में खड़े हैं, हथियार से नहीं जुबानी मदद कर रहे हैं। ये उन्होंने कहा, हथियार से नहीं हम जुबानी मदद करेंगे। वो मध्यस्थता की बात कर रहे हैं। एक यमन है जो ईरान के साथ खुलकर सामने खड़े हुए हैं, जो हूती हैं वो खुलकर सामने खड़े हुए हैं, और इजराइल के खिलाफ उन्होंने मिसाइल भी दागा। तो ये ओआईसी का पूरा स्ट्रक्चर आपके सामने है। तुर्की की बात करें, जो ताकतवर है इन तमाम ओआईसी देशों में, वो ये कह रहा है कि हम बातों से, यानी हम शब्दों से आपकी मदद कर सकते हैं, हम हथियारों से नहीं कर सकते हैं। बाकी तमाम देश चुप भी नजर आ रहे हैं कुछ। जैसे हम बात करें इराक की तो उन्होंने भी निंदा की है, लेबनान ने निंदा की है। सीरिया में दत्ता सर वो चुप नजर आ रहा है क्योंकि उसके एयर स्पेस का इस्तेमाल इजराइल भी कर रहा है। तो ये टूटेंगे क्या 57 देश, या एक साथ पीछे हट जाएंगे सब? देखिए प्राची, ऐसा है विद इन द इस्लामिक वर्ल्ड एक होड़ लगी हुई है कि कौन लीडर है। क्या तुर्की खलीफा बनेगा, क्या सऊदी अरब उनका खलीफा बनेगा, या ईरान बनेगा? तो ये तीनों जो ये मैं जिनका नाम ले रहा हूं, ये तीनों उस मुहिम में लगे हुए थे कि इस्लामिक वर्ल्ड का लीडर कौन है। अभी जब ईरान पिट रहा है तो दूसरे दोनों बहुत खुश हैं। ऊपर से जो मर्जी बोले वो, तुर्की खुश, सऊदी अरब खुश कि ईरान पिटा, लेकिन उनको ये भी डर है
कि अगर ईरान के न्यूक्लियर असेट पूरी तरह से खत्म नहीं कर पाया अमेरिका, और क्या ईरान दोबारा न्यूक्लियर बम बनाने की क्षमता रखता है, तो थोड़ा सा उनको डर भी लगेगा, क्योंकि वो डरते भी हैं और वो खुश भी हैं। तो अभी हमें ये देख के चलना है कि अपना खमैनी क्या करेंगे, उनका क्या रिस्पॉन्स आने वाला है, उसका भी लोग वेट कर रहे हैं कि क्या रिस्पॉन्स है। उनके जो एक्सपर्ट और एडवाइजर है खमैनी के, उन्होंने बोला कि हम रिटेलिएट करेंगे, अमेरिकन एसेट्स पे रिटेलिएट करेंगे, हम इसको गल्फ ऑफ ओमान को और स्टेट्स ऑफ हॉर्मुज़ को भी हम इंटरडिक्ट करेंगे, और हम जितने अमेरिकन एसेट्स हमारी रेंज में उनको हम स्ट्राइक करेंगे। तो मेरा मानना यह है कि वो स्ट्राइक करेंगे ताकि वो ये बता पाए कि वो अमेरिका के सामने खड़े हुए, उन्होंने अमेरिका को पलटवार किया। उसके बाद में अगर दुनिया में यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का भी एक आह्वान है कि इसको कन्वीन किया जाए, तो फिर हो सकता है कि ईरान बोले ठीक है, तुमने मारा हमने मारा, अभी हम बैठ के बात कर लेते हैं, तो उसके बाद ही बातचीत होगी। लेकिन आप ये मान के चले एक राउंड जरूर होगा जिसमें ईरान अमेरिका के कोई ना कोई सेट के ऊपर हमला करेगा, जितनी भी नुकसान तबाही कर पाए वो करेगा, उसके बाद हो सकता है वो बातचीत करे। ये मेरा मानना है। अगर मैं सिर्फ ओआईसी की कुलकर्णी सर बात करूं, अभी हमने नेटो की चर्चा की और हमने सबने ये माना कि नेटो एक साथ जो देश हैं वो बैकिंग करते हैं, या जो अमेरिका कहता है वो करते हैं। ओआईसी जब मुस्लिम देशों का एक संगठन है, तो मतलब क्या है जब आपकी आपस में ही नहीं बनती है, आपको एक दूसरे से ज्यादा पावरफुल दिखाना है, जो संकट में देश है आप उसके पीछे खड़े नहीं हो सकते हैं, तो मतलब क्या फिर इस संगठन का? प्राची, आपने देखा कि जितने भी यहाँ से जो लड़ाइयाँ हो रही है मिडिल ईस्ट में, यहाँ से सारे के सारे लोग यहाँ पर कहाँ जा रहे हैं, या तो अमेरिका जा रहे हैं या यूरोप में जा रहे हैं और उधर परेशानी कर रहे हैं। क्यों नहीं ये लोग अपने ही मुस्लिम देश में एडजस्ट हो पाते हैं? यानी कि ओआईसी एक संगठन है, बातचीत करने के लिए है, दूसरे को निंदित करने के लिए है, और परेशान जो भी है अब निंदा करने के लिए है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ईरान जो है, जैसे सब पैनलिस्ट कह रहे हैं, क्या ईरान जो है वो उसने अपने ओआईसी के अंदर उन सबका ट्रस्ट पाया है? वो नहीं पाया है, क्योंकि हमेशा सारे के सारे ईरान को एक दूसरी नजर से देखते हैं। ये जो देश है ओआईसी में, अधिकतर देश जो है वो है अरब और ये है पर्शियन। तो ये दोनों अलग अलग सभ्यताएं हैं, एक पर्शियन है और एक अरब है। अरब, ये जितने देश बने हैं ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर ऑटोमन एम्पायर के बाद जो बने हैं, उससे पहले ये देश नहीं थे। लेकिन ईरान जो है पिछले 5000 साल से इसकी सभ्यता है, तो ईरान को लगता है कि वो खलीफा है। अब तुर्की को लगता है वो खलीफा है। लेकिन सऊदी अरेबिया को किसने प्रॉप अप किया है? अमेरिका ने प्रॉप अप किया है, वेस्टर्न वर्ल्ड ने प्रॉप अप किया है। तो ऐसे हालात में मुझे नहीं लगता है कि सारे के सारे दिल में बड़े खुश हैं कि ईरान के ऊपर हमला हो रहा है, ईरान के बर्बादी हो रही है, ईरान जो न्यूक्लियर बनाने की एक पहुंचता था या पहुंचने वाला था वो नहीं बन पाया है। ईरान ने और सऊदी अरेबिया के बीच में मध्यस्थता किसने की? चीन ने की। अमेरिका ने क्यों नहीं की? ये जब मध्यस्थता हुई चीन के द्वारा, उसके बाद अमेरिका को लगा कि ये जो दखल अंदाजी अब मिडिल ईस्ट के अंदर हो रही है ये चीन के द्वारा होगी, जिससे और बिगड़ जाएगा। यही कारण है कि आज की तारीख में ओआईसी में निंदा जरूर करेंगे, इसमें कोई शक नहीं। निंदा, और मुसलमान हैं सारे के सारे, एक मजहब के हैं, तो चाहे उस मजहब के अंदर अलग अलग सेक्टेरियन डिवाइड हो, वो बात अलग है, पर सबके सब निंदा करेंगे, इसमें कोई मदद करने के लिए कोई नहीं आएगा, क्योंकि कोई कर नहीं सकता है। सबके सब या तो अमेरिका के गोदी में बैठे हुए हैं या फिर अलग अलग चुपचाप बैठना चाहते हैं। क्यों? ईरान ने फलस्तीनियों को लेकर के ही ये लड़ाई शुरू की है। किसने शुरू की? ईरान ने शुरू की। ईरान ने फलस्तीनियों का साथ दिया। क्यों नहीं मिडिल ईस्ट में लोगों ने फलस्तीनियों का साथ दिया? क्यों नहीं हमास को मिडिल ईस्ट ने सपोर्ट किया? क्यों नहीं हिजबुल्लाह को मिडिल ईस्ट ने सपोर्ट किया? क्यों नहीं यहूदी को? यानी कि इनकी लड़ाई, इनका खलीफा कौन बन रहा है? ईरान बन रहा है। ईरान ने इन सबको खड़ा किया इजराइल के बरखिलाफ। तो अगर इन्होंने ही पिछले 40 साल से ये हो रहा है तो इसका मतलब साफ है कि ईरान ही ये लड़ेगा। ईरान अकेला अलग थलग होगा, ईरान की बर्बादी होगी। ईरान के इसमें फायदे में है कि वो सरेंडर करे और चुपचाप अपना ले ले, पर वो सरेंडर करेगा नहीं, ये भी दिखता है। यानी कोई देश नहीं आएगा साथ। प्राची, अगर आप देखें पाकिस्तान के यूट्यूबर, पाकिस्तान की पार्लियामेंट पूरी ईरान के साथ खड़ी है।
पाकिस्तान का हर एक नागरिक ईरान के साथ खड़ा है। मुल्ला मुनीर एक तरफ खड़ा है। मुल्ला मुनीर लंच खा के आ गया वहां ट्रंप का, उसने अपना एयर स्पेस, उसने अपने हवाई अड्डे सारे अमेरिका को यूज करने के लिए दे दिए हैं। और अमेरिकन जो स्पाई प्लेन 135 यू सेंट जो इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस करने गया था 3 दिन पहले की बात है, वो किसके लिए जाता है बहल साहब बताएंगे। वो इसलिए जाता है टू गेट द इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर ऑफ द टारगेट, और वो रिपोर्ट किसको दी जाती है? डायरेक्ट टू दी सुप्रीम अथॉरिटी, टू द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका एंड द सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ। तो वो जो अगर आप इंडिकेटर देखते उसकी एयर स्पेस किसकी यूज करी थी उसने? पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान के नागरिक, पाकिस्तान की पार्लियामेंट ईरान के साथ खड़ी है, मुल्ला मुनीर खड़ा अमेरिका के साथ और इजराइल के साथ। देखिए, पाकिस्तान के धोखे पर तो विस्तार से हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन ये ओआईसी के जो बाकी देश है, मैं तुर्की के राष्ट्रपति का जो बयान पढ़ रही थी बहस सर, उसमें वो कह रहे हैं हम चुपचाप नहीं बैठेंगे, हम निंदा कर रहे हैं, इजराइल को ये हमले रोकने चाहिए, हम हथियार से मदद नहीं करेंगे, हम बातचीत से मदद करेंगे। तो ये लगता है कि जब जरूरत पड़ेगी तो बैकिंग कर देंगे ये देश। चाहे तुर्की की बात करूं मैं, जैसे सऊदी अरबिया का भी अभी हमने स्टेटमेंट आपको बताया, सुनवाया अपने दर्शकों को, उन्होंने भी कहा कि अमेरिका ने जो स्ट्राइक की है वो बहुत गलत की है। तो क्या जो सेंटिमेंट, एक मुस्लिम जो सेंटिमेंट वर्क करता है इन देशों के बीच में, क्या वो वर्क कर सकता है? सिर्फ डिप्लोमेसी के अंदर प्राची जी, डिप्लोमेसी के अंदर वो स्टेटमेंट्स भी देंगे, डिप्लोमेसी के अंदर वो निंदा भी करेंगे। अगर कोई बातचीत चलती है तो उसमें बढ़ावा भी देंगे, और अगर मध्यस्थता की बात आती है, जो कि आएगी नहीं, तो टर्की कहेगा कि मैं फिर से लीड लेना चाहता हूं। ये सारी बातें तो होंगी, पर आपने एक चीज नोटिस की है, ये ज्यादातर वही कंट्रीज हैं जिनके पास मिलिट्री बेसेस हैं एयर यूएसए के। अगर यूएसए के सबसे बड़े बेसेस ही इन्हीं कंट्रीज में है, चाहे वो सऊदी अरेबिया, यूएई, ओमान, टर्की या फिर बहरीन और दूसरे प्लेसेस, मिलिट्री बेसेस और एयर बेसेस और नेवल बेसेस अगर यहीं पे ही हैं और यही कंट्रीज हैं इनके मेंबर्स भी, तो आपको क्या लगता है कि क्या वो कहीं पे भी यूएस के अगेंस्ट जा सकते हैं इन एक्चुअलिटी? जबकि उनको होस्ट कर रहे हैं, उनको मदद कर रहे हैं, उनको लॉजिस्टिक सप्लाईज में मेहनत दे रहे हैं, एफर्ट दे रहे हैं। तो ये सारी की सारी चीजें एक ही चीज पॉइंट करती है कि बोलने के लिए बहुत अच्छा है कि हम सब ओआईसी मुस्लिम वर्ल्ड के हैं, लेकिन एक चीज आपने बहुत अच्छी कही थी, यमन जहां पे हुतीज हैं वो जरूर सपोर्ट कर सकते हैं, और वो जरूर, अगर ईरान की स्ट्रेटजी बदलती है कि दोनों स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज और साथ में रेड सी के पास अगर अटैक्स किए जाएं, उनको रोका जाए ट्रेड को, तो शायद वो इसके अंदर उनकी मदद करें। वो भी मुझे उतना एफर्ट इसलिए नहीं लगता क्योंकि हुतीज की भी कैपेबिलिटी में काफी डिग्रेडेशन हो गया है, और साथ में ईरान ही उनको फंड करता था, ईरान ही उनको सपोर्ट करता था। जब ईरान खुद इतने बड़े वॉर के अंदर इन्वॉल्व है, जहां इतने बड़े बड़े देश, इजराइल की आर्म फोर्सेस को बहुत प्रोफेशनल कहा जाता है, और यूएस की तो है ही सबसे बड़ी आर्म फोर्स, और ईरान की अगर नेवी भी देखे तो कुछ नहीं है इनके सामने, यूएस नेवी के सामने। तो कहीं ना कहीं ये बहुत क्लियर है कि जितने भी ये ओआईसी कंट्रीज हैं ये स्टेटमेंट जरूर देंगे, निंदा जरूर करेंगे, लेकिन सपोर्ट में यमन के सिवाय और कोई आने वाला एक लाइन में मैं कहूं, डिप्लोमेटिक या कितनी भी बातें कर लें, लेकिन अल्टीमेटली इनको रहना अमेरिका का पिछलग्गू बनकर ही है। बिल्कुल बिल्कुल सही। इसीलिए तो लड़ाई हो रही है, इसीलिए ईरान लड़ रहा है अमेरिका के साथ कि क्यों आप उस देश के गोदी में जाके बैठ गए, यही कारण है और कोई कारण नहीं। या प्राची देखो, दो बातें बिल्कुल ये सच्चाई है कि जितना भी पूरे इस इलाके में हैं ये सब बटे हुए हैं, और ज़्यादातर इंटरेस्ट ये अमेरिका का है और अमेरिका की तरफ है। और ये जो हिजबुल्ला है, होती है, हमास, ये दूध के धोए नहीं हैं, इनको ईरान ने पाला पोसा ट्रेन किया, और इससे कोई खुश नहीं है। आप बात करते यमन में होती रिबल किसके अगेंस्ट लड़ रहे थे? सऊदी अरेबिया के। तो ये सच्चाई है कि ये जो एक्सिस ऑफ इवल किया हुआ है, ये पैदा किए हैं ये प्रॉक्सीज, ये पूरे मिडिल ईस्ट के लिए एक प्रकार डिस्टेबलाइजिंग फैक्टर है। ये कि जो भी थे, चाहे होती थे, हमास, हिजबुल्ला, ये बड़े कट्टरवादी हैं, ये इनके हथियार, इनकी ट्रेनिंग सब ईरान ने दी है। अब बात आती है कि भाई क्या कोई ईरान के साथ खड़ा है? देखो सच्चाई ये बात है जो सभी पैनलिस्ट ने बता दिया, बातें सब करेंगे, कोई खुल के नहीं आएगा, ना उनके पास काबिलियत है, ना क्षमता है, ना वो चाहते हैं। और दूसरी बात है, वो सारे के सारे अमेरिका के बहुत क्लोज हैं। मुस्लिम वर्ल्ड में जितने भी बड़े बड़े देश हैं उनके अंदर बेसिस हैं, बिल्कुल ठीक है, वो उनका इंटरेस्ट और अमेरिका का इंटरेस्ट मिलता है। तो ये सच्चाई है कि जो ईरान है वो अभी कैच 22 सिचुएशन में है,
और मुझे लगता है कि हो क्या गा अगर अनफोल्ड करो। हाँ, ये तो सच्चाई है कि उसकी ईगो हर्ट हुई है, कहीं ना कहीं कुछ तो करके दिखाना है, कुछ ऐसे एक्शन करेगा कहीं ना कहीं ये बेसिस पे और आप कह सकते हो स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे कुछ हमले करके विक्टोरियस क्लेम करेगा कि भाई हमने भी अमेरिका के एसेट्स को बहुत नुकसान किया, और उसके कहीं बातचीत का दौर चलेगा कि दोनों तरफ से विक्ट्री मानी जाएगी और कोई समझौता हो सकता है। ऐसा सोल्यूशन मुझे लगता है बेस्ट सोल्यूशन है। मगर ये लड़ाई लंबी खिंचती है तो फिर इसके नुकसान सभी जगह होंगे। एक तो सबसे अगर स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो गया तो पूरे के पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी डिगमगाएगी क्योंकि ऑयल के रेट्स बढ़ेंगे। दूसरी बात यह है कि वहां से अगर शिप पे आप पर हमला स्टार्ट हो गया तो आप देखेंगे कि फिर इस लड़ाई का दायरा भी बढ़ जाएगा। तो ये मुझे लगता है कि ये एक वाइबल सोल्यूशन है। और दूसरा कि चीन और रूस जो बार बार हम बात कर रहे हैं कि क्या वाकई वो इस लड़ाई के अंदर दाखिल हो सकते हैं, कोई दाखिल नहीं होगा। रूस अपनी प्रॉब्लम में है, रशिया यूक्रेन की लड़ाई में उसको अभी भी जिस प्रकार से वो रूस वर्सेस नाटो है उसको अपने हथियार अम्युनिशन की कमी है। इसके बाद चीन जो है वो खुल के नहीं आएगा, वो हथियार अम्युनिशन देगा, इंटेलिजेंस दे सकता है, सर्वेलेंस के लिए कोई सैटेलाइट दे सकता है, इससे आगे नहीं। नॉर्थ कोरिया की इतनी खास कैपेबिलिटी है नहीं। तो इसको मद्देनजर रखते हुए आपको लगता है कि ईरान अकेला ही नजर आ रहा है। अगर मैं देशों के नाम लूं, सऊदी अरब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। सर मैं देश के नाम आपके सामने रख रही हूँ, आप अपनी बातें कंप्लीट करिएगा। अगर सऊदी अरब जो इजरायल अटैक की निंदा कर रहा है, ये भी एक देखा जाए तो ताकतवर देश है। तुर्की तो इनमें सबसे नंबर 1 है ही। यूएई भी इजरायल अटैक की निंदा कर रहा है। तो इन तीनों देशों में लगता है कोई सपोर्ट कर पाएगा? कोई सपोर्ट नहीं कर पाएगा। ये सारे निंदा तो करते हैं पर एक्शन कोई नहीं लेगा। और सऊदी अरेबिया तो खुश है दिल से, यूएई भी, ये जो है सुन्नी देश है। मैंने बताया कि अभी लड़ाई चल रही थी यमन में जो होती है उनके और सऊदी अरेबिया के बीच में, ये समझ, ये जो मिलिटेंट ग्रुप पैदा किए हैं, जो प्रॉक्सी पैदा किए हैं, हिजबुल्लाह, हमास और होती। एक चीज मैं बताना चाहता हूं नेवी की, जो एक चीज आपको समझनी चाहिए कि ईरान की आप स्ट्रेंथ क्या थी। देखो ईरान की स्ट्रेंथ थी उसकी इन्फेंट्री, उसकी आर्मर और उसकी आर्टिलरी। मगर अनफॉर्चुनेटली बॉर्डर नहीं मिलता इजराइल और ईरान का, तो ये तो यूज हुई नहीं है। उसकी कमजोरी क्या है, उसकी एयर कॉम्बैट पावर इजराइल की बहुत ज्यादा है कंपेयर टू जो ईरान की क्या स्ट्रेंथ है। ईरान की स्ट्रेंथ है उसकी मिसाइल, उसकी रॉकेट। मिसाइल जो अगर आप देखें उसमें उसकी साजल मिसाइल, फतेह 1, फतेह 2, ड्रोन जो शाही ड्रोन, ये मुझे लगता है काफी काबिल तारीफ है। जो ईरान की इंडस्ट्रियल मिलिट्री कॉम्प्लेक्स है वो काफी डेवलप है, इसमें हमें मान के चलना पड़ेगा। ईरान तो सर अपने दम पर जितना कर सकता है वो करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अगर सिर्फ ओआईसी की बात करूं बहल सर, बस एक बात मुझे समझा दीजिएगा, ये शिया सुन्नी या कौन पावरफुल ये सब तो है, लेकिन जब गाजा पर अटैक हुआ, जब हमास पर अटैक हुआ तो ईरान खड़ा था ना, उसने तो ये जितने डिफरेंस हैं शिया सुन्नी वाले ये तो शायद खत्म किए। बिल्कुल, अगर आप हमास को देखें वो तो सुन्नी एलिमेंट है ना, और खाली शिया का एलिमेंट कहें तो शायद हिजबुल्लाह उस साइड पे आएगा या लेबनान में, बाकी तो सारे सुन्नी एलिमेंट्स हैं। और दूसरी बात आती है कि 55,000 लोग की तो मौत हो चुकी है गाजा के अंदर। ये सिर्फ 2 स्टेट सॉल्यूशन की बात करते हैं, वहां पे तो 20 लाख लोग आज भुखमरी की कंडीशन में। तो क्या कर लिया इस ओआईसी कंट्रीज ने? कुछ भी नहीं किया, सिर्फ स्टेटमेंट्स दे देते हैं और कुछ नहीं करते। आपको पता है जो सबसे बड़ा कंडेमनेशन किस कंट्री ने किया है? क्यूबा ने। क्यूबा की तो कोई औकात ही नहीं है। और बाकी जितने देश हैं वो सब कह रहे हैं डी एस्केलेट, सब कह रहे हैं डिप्लोमेसी सोल्यूशन है, लेकिन कोई खुल के अमेरिका के अगेंस्ट या इजराइल के अगेंस्ट कोई इतनी बड़ी स्टेटमेंट नहीं दे रहा कि बंद करो नहीं तो कुछ और हो जाएगा। सबने कह दिया है कि अपनी लड़ाई आप खुद लड़ो, हम पीछे से अपना एक स्टेटमेंट जारी जरूर कर देंगे, निंदा कर देंगे, लेकिन मदद करें ऐसा नहीं हो पाएगा। तो ये ओआईसी की असलियत है, जहां मुस्लिम देशों के आपस में इतने मतभेद हैं कि मुश्किल में फंसा हुआ एक ईरान देश उसकी कोई मदद करने के लिए आगे नहीं आ रहा है। ईरान पर अमेरिका के प्रहार के बाद अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ईरान जो न्यूक्लियर पावर बनना चाहता था वो अब न्यूक्लियर पावर बन पाएगा या नहीं बन पाएगा? ईरान को कितना डैमेज अमेरिका ने किया है? ईरान इजराइल जंग का 10वां दिन तबाही की सबसे खौफनाक तस्वीरों के साथ आया। अमेरिका ने ईरान पर अब तक का सबसे बड़ा हमला बोला। B-2 बॉम्बर का बेड़ा उतार दिया, टॉमहॉक क्रूज मिसाइलों से ताबड़तोड़ प्रहार कर दिया। व्हाइट हाउस की सिचुएशन रूम से हालात को मॉनिटर करने के बाद राष्ट्रपति ट्रंप सामने आए, कहा कि अभी 3 ठिकाने तबाह हुए, कई अहम टारगेट बाकी हैं। ऐसे में ईरान का बयान सामने आया, जिस फोर्डो न्यूक्लियर साइट को अमेरिका ध्वस्त करने का दावा कर रहा है। ईरान ने कहा कि वो साइट पूरी तरह से सुरक्षित है।
सिर्फ एंट्री एग्जिट वाले टनल डैमेज हुए हैं। इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के इस अटैक का सामना करने के लिए ईरान तैयार था। पहले से ही उसने अपने न्यूक्लियर वेपन महफूज ठिकानों पर शिफ्ट कर दिए थे। तो अब सवाल यही है कि क्या ईरान जो न्यूक्लियर पावर बनना चाहता है, क्योंकि इस युद्ध की शुरुआत ही इसी रीजन पर हुई है, इसी बिना पर हुई है कि ईरान न्यूक्लियर बम नहीं बना सकता है, इसलिए इजराइल ने हमले शुरू कर दिए, अमेरिका ने चेतावनी दी और अमेरिका ने फाइनली अटैक शुरू कर दिया और उसके न्यूक्लियर साइट को निशाना बनाया गया है। अब बहल सर, दो बयान है। एक तो राष्ट्रपति ट्रंप कह रहे हैं कि हमने उनके 3 साइट्स पर निशाना बनाया, तीनों साइट्स को हमने तबाह कर दिया, जिसमें फोर्डो, नंताज और इस्फहान है। इन तीनों को हमने तबाह कर दिया। और दूसरी तरफ अगर हम ईरान की सुने तो ईरान कह रहा है भाई कोई रेडिएशन तो हुए नहीं, रेडिएशन नहीं हुए तो हमें कोई नुकसान हुआ नहीं। तो क्या वाकई में जो परमाणु शक्ति बनने का सपना था ईरान का, वो खत्म हो गया है या कुछ बाकी है? देखिए, ये कहना तो बहुत मुश्किल है प्राची जी कि इन्होंने कितना हद तक डिस्ट्रक्शन किया, लेकिन मैं एक दो चीजें बहुत क्लियरली कह सकता हूं। फोर्डो का जो साइट है 300 फीट के नीचे, हमने बात करी थी कि ऊपर का एरिया उसका रॉकी है और जो बीच में आता है टनल्स से पहले वो एरिया इसका मल्टीपल कंक्रीट है। तो यानी कि जो भी बॉम्ब है उसके इफेक्ट को होने के लिए पहले वो स्टोन या रॉकी एरिया से जाएगा, फिर कंक्रीट को भेदेगा और फिर ही उसका कोई इफेक्ट हो सकता है अंदर के बंकर्स में। तो कहीं ना कहीं जब हम इसकी स्टडी कर रहे थे, एनालिसिस कर रहे थे इस बॉम्ब की, GBU-57 की, जो कि 30,000 पाउंड का है, 2,700 kg का है इसमें वॉरहेड, तो उसकी हम कर रहे थे तो हमें यह पता चला कि अगर रॉकी एरिया से जाता है और फिर कंक्रीट को हिट करता है तो यह सिर्फ 60 से 70 फुट ही जा सकता है, यह पूरा 200 फीट पेनिट्रेट नहीं कर सकता। तो पहली बात यह आ जाती है। और दूसरी बात बहुत महत्वपूर्ण आ जाती है, वो ये है कि क्या इजराइल को हम बुद्धू समझते हैं? हम नहीं समझते ना। आखिर जब भी हम बात करते हैं इजराइल की तो हम कहते हैं बहुत प्रोफेशनल है, अमेरिका की तो बड़ा ही अच्छा आर्म फोर्सेस है, लेकिन जब भी हम बात करते हैं ईरान की तो हम उसे अंडर एस्टिमेट करते हैं। हम कहते हैं कि नहीं वो तो गलतियां पे गलतियां करेगा ही करेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर उनको भी स्मार्ट है तो वो भी अपना काफी वो वाले जो एसेट्स हैं, जो उनके सेंसिटिव एसेट्स हैं, उनको ऐसी जगह पे छुपा के रखा होगा शायद जिसकी जानकारी बहुत लोगों को नहीं होगी। तो ये कहना कि पूरा का पूरा सिस्टम डिस्ट्रॉय हो गया, ये शुरू में भी आज मॉर्निंग 8 बजे भी मैं यही कह रहा था ये न्यूज आने से पहले कि नहीं, मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ा भारी, क्योंकि बॉम्ब की उतनी कैपेबिलिटी नहीं है जिस कैपेबिलिटी के साथ इसको फेंका गया। और दूसरी चीज थी कि जो हमने 12 बॉम्ब का इस्तेमाल किया है, लेकिन 12 बॉम्ब का इसलिए इस्तेमाल किया है क्योंकि उनको लग रहा था कि शायद एक स्ट्रक्चर को वीक करता है, दूसरा, तीसरा, चौथा, जब तक 12 तक पहुंचेंगे वो पूरा एरिया डैमेज और डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ये थिंकिंग थी अमेरिका की, लेकिन आज तक कभी ऑपरेशनल जगह पे इस बॉम्ब को टेस्ट नहीं किया गया। तो ये पहली बारी टेस्ट हुआ है। तो मुझे दोनों चीजें लगती है, एक कि उतना भारी नुकसान उन सेंट्रीफ्यूज को जो अंदर हैं 300 फुट के उतना नहीं हुआ क्योंकि कोई भी रेडिएशन लीक नहीं हुई। और दूसरी चीज है कि एंट्री पे अटैक किया गया था, ना कि अटैक किया गया था उसके डेप्थ के अंदर उन जगहों पे जहां पे वो बंकर्स हैं। और तीसरी चीज है कि ईरान ने जरूर मूवमेंट की होगी, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन 2 जगह है जहां भारी नुकसान हुआ होगा, एक है नातांज और एक है इस्फहान, क्योंकि ये दोनों धरती के ऊपर या धरती के नीचे भी होते हुए बहुत ज्यादा नीचे नहीं है, 8 से 10 मीटर, यानी कि वो नीचे भी होंगे तो 25 से 30 फुट नीचे होंगे। ठीक। अब देखिए, कल ही ईरान का बयान था ना कि हमें पहले से अंदेशा था कि हमारे जो न्यूक्लियर साइट्स हैं उस पर हमला किया जाएगा। जिस युद्ध की वजह ही ये न्यूक्लियर साइट्स हैं, उस साइट्स को क्या ऐसे ही ईरान छोड़ देगा, ये बड़ा सवाल है। ईरान ने बताया कि हमने मार्च में ही सब शिफ्ट कर दिया था, तो बहुत ज्यादा नुकसान ईरान को हुआ नहीं है कुलकर्णी सर इसमें। देखिए, ईरान बार बार कहता आया है और नॉर्मल एस्टिमेट्स लगाते हैं हम लोग कि तकरीबन 450 किलो उसके पास यूरेनियम है। ठीक, अगर उसके पास 450 किलो यूरेनियम है, तकरीबन 25 किलो एक न्यूक्लियर बम के लिए चाहिए, तो ये अंदाज़ा लगा रहे थे हम लोग कि 9 से 10 न्यूक्लियर बम बनाने की काबिलियत ईरान की है। जिस प्रकार से अब ईरान जो बार बार स्टेटमेंट दे रहा है कि हमारे को नुकसान नहीं हुआ है, ये साफ दर्शाता है कि जो उसकी मंशा थी ईरान की, वो मंशा जो विश्व बार बार कह रहा है और इजराइल बार बार कह रहा है, अमेरिका भी कह रहा है कि उसकी मंशा न्यूक्लियर बम बनाने की थी। इसमें कोई शक नहीं है कि इसकी मंशा न्यूक्लियर बम बनाने की थी और वो मंशा अब
कितनी डिले हो गई है। इतने सालों से लगातार अगर इजराइल हमला कर रहा है, चाहे ट्रू प्रॉमिस 1 में भी हुआ, ट्रू प्रॉमिस 2 में भी हुआ, इससे पहले भी उनके न्यूक्लियर साइंटिस्ट को हम लोगों ने इजराइल ने मारा, तो ये साफ दर्शाता है कि कहीं ना कहीं पर ईरान की जो मंशा है वो न्यूक्लियर बम बनाने की थी। इसमें अब कोई दो राय नहीं है। सवाल ये है कि इतना नुकसान पहुंचा है। मुझे ऐसे लगता है कि कोई शक नहीं कि फर्दो वाली जो जगह, जो सेंट्रीफ्यूजेस जैसे हम लोग बार बार कहते हैं, ईरान को 1 लाख सेंट्रीफ्यूजेस की जरूरत है। उसमें से 50,000 सेंट्रीफ्यूजेस जो हैं वो नतांश में थे और तकरीबन 27,000 के आसपास इस लोकेशन में थे, फोर्डो में, जहां पे अभी जो नुकसान हुआ है। अगर जो नताश वाला जो साइट था उसका तो पहले ही बर्बादी हो चुकी थी। क्यों? उसकी बिजली काट दी, और जब उसका बिजली कट गई तो जो सेंट्रीफ्यूज है वो बेकार हो गए, तो वो कुछ नहीं कर पाया। अब सवाल ये है, ये जो फोर्डो वाला जो जमीन के नीचे है, डेफिनेटली जिस प्रकार से बम बरसाए गए हैं B-52 बॉम्बर्स के द्वारा, कोई शक नहीं कि दिस पर्टिकुलर साइट जो है इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते और वो ऑटोमेटिकली कैप हो गया होगा। हम लोग बार बार कहते हैं रेडिएशन इफेक्ट नहीं हुआ, रेडिएशन इफेक्ट। रेडिएशन क्या हुआ? जब अपना ये जो चेर्नोबिल था, जब चेर्नोबिल को कैप किया, वैसे किया अपना फुकुशिमा था जापान वाला, उसको कैसे कैप किया, रेडिएशन को रोक। ये ऑलरेडी नेचुरल कैपिंग में है, ये नेचुरल कैपिंग में ऑलरेडी अंदर है। इसका एंट्री एंड एग्जिट आपने बंद कर दिया तो उसका रेडिएशन अंदर ही रहेगा। मतलब कहना बड़ा मुश्किल है कि कितना नुकसान ईरान को अभी पहुंचा है। मेरा मानना यह है कि जबरदस्त नुकसान पहुंचा, कोई शक ही नहीं है। अगर देखो, इसमें यह भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, अगर नुकसान नहीं पहुंचा तो ये सारी की सारी एक्सरसाइज किसके लिए थी? ये एक्सरसाइज इसलिए थी कि भाई अगर फोर्दो का जो न्यूक्लियर प्लांट है उसको हिट करना है, उसको JBU-57 ही कर सकता है और उसको B-2 बॉम्बर से ही किया जा सकता है। वो अमेरिका के पास था और इसीलिए तो अमेरिका इसके अंदर इन्वॉल्व हुआ। तो ये मान के चलें कि भाई कितना डैमेज हुआ वो तो समय बताएगा, पर जो नटाज है और इफ्शान है उसकी प्रॉब्लम नहीं थी। उसको तो बिना B-2 बॉम्बर भी ये काफी हद तक डैमेज कर सकते थे। अब जिस प्रकार से ये बार बार बात हो रही है कि भाई वाकई कितना डैमेज हुआ और आगे क्या होगा, देखो एक बात तो ये बिल्कुल क्लियर है कि ईरान की मंशा हरदम रही है कि वो न्यूक्लियर हथियार बनाए, और जिस प्रकार से अभी प्रेजेंट सिचुएशन थी, IAEA सर इसी से जुड़ी खबर आ गई है, जो हम बार बार कह रहे हैं ना कि क्या कोई शिफ्टिंग हुई, क्या ईरान को पहले से पता था? तो पता था तो उसने क्या तैयारी की थी? तो खबर यह है कि फोर्डो परमाणु संयंत्र की सैटेलाइट तस्वीर आई है। हमले से 2 दिन पहले बड़ी हलचल वहां पर हुई थी। फोर्डो संयंत्र के पास 16 बड़े ट्रक देखे गए थे। मैक्सर ने 19 जून की सैटेलाइट तस्वीर जारी की है। ईरान ने आज कहा हमले में कोई भी नुकसान नहीं हुआ है। तो क्या ईरान ने पहले ही अपने जो इक्विपमेंट थे, जो न्यूक्लियर इक्विपमेंट थे, उनको शिफ्ट कर दिया था सुरक्षित जगहों पर? ये अब सबसे बड़ा सवाल है। तस्वीर आपके सामने है और ये तस्वीर एक बार फिर से आप देख लीजिए। ये फोर्डो की तस्वीर है और यहाँ ट्रक्स की मूवमेंट, यानी कि हमले से 2 दिन पहले की तस्वीर है और ये हैं ट्रक्स। ये ट्रक्स की मूवमेंट यहां पर देखने को मिल रही है और ये गिनती में 16 ट्रक है, यानी कि 16 ट्रक जो थे वो हमले से 2 दिन पहले फोर्डो साइट पर दिखे, इनका मूवमेंट दिखा। तो क्या ईरान ने यहां से अपने न्यूक्लियर इक्विपमेंट किसी सुरक्षित ठिकाने पर भेज दिए थे? 2 हफ्ते का वक्त अमेरिका की तरफ से दिया गया था, लेकिन 2 दिन के अंदर अमेरिका ने हमला कर दिया। अमेरिका ने 2 दिन के अंदर इन साइट्स पर हमला किया। तो क्या अमेरिका को भी इस बात की जानकारी हो गई थी कि ये जो अपने न्यूक्लियर इक्विपमेंट हैं इन्हें सुरक्षित जगहों पर ट्रांसफर कर रहा है ईरान, इसीलिए फोर्डो को निशाना बनाया गया? लेकिन फोर्डो में जितना भी जरूरी सामान था, जो न्यूक्लियर इक्विपमेंट थे, उन्हें ट्रक्स के जरिए, ये आप देखिए ना, आपको ट्रक्स के मूवमेंट नजर आएंगे। 2 यहां पर ट्रक है, 1 ट्रक यहां पर है और यहां पूरी की पूरी लाइन आपको ट्रक की नजर आ रही होगी, जिससे समझा जा सकता है कि हमले से ठीक 2 दिन पहले ईरान ने क्या तैयारी की थी और ये तैयारी कितनी मजबूत तैयारी थी। इसलिए ईरान की तरफ से अभी जो बयान आया है, ईरान ने जो कहा है वो ये कि हमें हमले में कोई नुकसान नहीं हुआ, आज के हमले में हमें कोई भी नुकसान नहीं हुआ, ये पहले से बता दिया है, ईरान ने बता दिया है आज। और ऐसे में आप ये समझिए कि जब ये ट्रक्स की मूवमेंट होती है तो ये ट्रक्स की मूवमेंट कितनी इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये 2 दिन पहले की मूवमेंट है, जिससे समझ में आ रहा है कि ईरान ने अपनी जो तैयारी थी वो पहले ही कर ली थी। हाँ, देखो ये सच्चाई है कि ये तो सबसे बड़ी मूर्खता है कि ईरान अभी शिफ्ट करेगा।
आप सोच रहे हो कोई सैटेलाइट काम नहीं कर रही, मसाद काम नहीं कर रहा? मसाद जिसने जाके उसके टॉप मिलिट्री कमांडर को मार दिया और टॉप साइंटिस्ट को मार दिया, वो इन्फिल्ट्रेट कर चुका है। यही तो इजराइल चाहता था कि गलती से ये बाहर निकालें तो फिर B2 बॉम्बर की भी जरूरत नहीं है। ये तो जिस प्रकार से ये दिखा रहे हो आप, लाइन बना रखे हैं, इसको तो डैमेज करना बड़ा आसान था इजराइल के द्वारा ही। B2 बॉम्बर तो इसलिए इस्तेमाल किए कि GBU-57 बॉम्बर है, क्योंकि इंटरनल करना है। तो मेरे को लगता है कि अगर उसने 3-4 महीने पहले शिफ्ट कर लिया था तब तो आसान है, मगर अब अगर वो करता तो जो फोर्दो का प्लांट है वो बहुत अंडर सर्विलेंस था इजराइल बाई अमेरिका सर, ये 19 जून की तस्वीर है, यानी मैं ये 2 दिन पहले की तस्वीर। बिल्कुल हो सकता है। मैं ये कह रहा हूं कि चांसेस इसलिए कम लग रहे हैं कि ये जो साइट थी ये अमेरिका और इजराइल के एक सर्विलेंस रडार पे थी, मोसाद भी था, तो अगर वो गलती से भी शिफ्ट कर रहे हैं तो वो बहुत बड़ा इजी टारगेट था। हाँ, ये सच्चाई है कि जो फोर्दो में या नटाज में या इस्फहान में कितनी डैमेज हुई है उसके क्लेम्स और काउंटर क्लेम है, क्योंकि अमेरिका कहता है क्लेम मूवमेंट है। ये जो हम दिखा रहे हैं ये 16 ट्रक की मूवमेंट है और ये 19 जून को मूवमेंट हुई है। अब सवाल ये है दत्ता सर, इन मूवमेंट को देखकर ये ट्रक ऐसे ही तो नहीं आए होंगे। अगर एक साथ ऐसे ट्रक आ रहे हैं और लाइन बनाकर ये ट्रक आ रहे हैं तो यहाँ कुछ तो हो रहा होगा ना इस साइड पर। बिल्कुल प्राची, जो आप बोल रहे हैं बिल्कुल सही है। अगर आपने वो सीनियर जनरल, कल हमने स्टेटमेंट चलाया भी था उनका, उन्होंने बोला था हमने मार्च में ही अपना पूरा न्यूक्लियर जो हमारा जो जखीरा है यूरेनियम का, उसको हमने एक सेफ जगह में शिफ्ट कर दिया। और अभी ये जो आप ट्रक दिखा रहे हैं, अगर 2 दिन पहले की बात है तो हो सकता है कोई और क्रिटिकल इक्विपमेंट, सेंट्रीफ्यूज वगैरह को निकाल के वो कहीं सेफ जगह में ले जा रहे हैं ताकि वो बाद में इस्तेमाल हो जाए। आप मेरी बिल्डिंग तोड़ दो, मैं अपना सामान तो निकाल के ले गया उसमें से। तो ये जरूर है, लेकिन उनके जो असेट थे, जो यूरेनियम है जो उनको क्रिटिकल था, वो ऑलरेडी उनको सेफ जगह में ले चुके हैं। बड़े कॉन्फिडेंटली बोल रहा था वो। अगर आप उसका स्टेटमेंट अभी भी होगा, कल हमने चलाया था वो स्टेटमेंट, वो बिल्कुल क्लियर बोल रहा है कि हमने अपना सारा न्यूक्लियर जो इसका स्टॉक पाइल था उसको हमने रिमूव कर दिया है। आप जहां मर्जी हमला करें, कुछ नहीं होने वाला। दूसरा, आपको पता होगा कि जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है बुशहर में, बुशहर करके जगह है, उसके ऊपर कोई स्ट्राइक नहीं हुई है। अगर आप एक वर्किंग न्यूक्लियर रिएक्टर के ऊपर हमला करते हैं, उधर से रेडिएशन फैलेगी और जो कि गल्फ तक जाएगी आगे, इसलिए उसको कोई टच नहीं करेगा। अगर मैं आपको वैसे बोलूं, मैं अपना सारा ये यूरेनियम अपने रिएक्टर के पास लेके चला जाता हूं। अभी आप मारो मेरे रिएक्टर को, आप रिएक्टर को मारोगे तो सारा इलाका जो है रेडिएशन फैल जाएगा। पूरे जो और अरब देश हैं उनके अंदर रेडिएशन फैल जाएगी, जैसे चेर्नोबिल में हुआ, जैसे फुकुशिमा में हुआ। तो यही वार्निंग दी थी किसने, रशिया ने, कि आप इसको टच मत करना। किसको मत टच करना? बुशहर को, कि मेरे रशियन इंजीनियर भी वहां पे हैं। ये उसकी स्टेटमेंट है पुतिन की। तो आप इसको जरा प्लेबैक करके देखिए, तो इतना आसान गेम नहीं है। ठीक है, उसको डैमेज किया होगा। और दूसरा क्या है कि ये जो इक्विपमेंट मोप जो GBU-57 यूज किया है, ये पहली बार इस्तेमाल हुआ है। इसकी कितनी वायबिलिटी आप पता चलेगा कि क्या वो डैमेज कर पाया कि नहीं कर पाया। जो टारगेट असेसमेंट अभी आएगा, अभी अमेरिका के पास तो टारगेट असेसमेंट नहीं है, आप पता चलेगा कि ये जो हमने 6 इस्तेमाल करे वो क्या टंडम में करे थे, कि हमने अलग अलग साइड में किया। 30 जो टोमाहोक हमने इस्तेमाल करे, कहां, इस्फहान, और वो क्या थे इसमें सबमरीन लॉन्च। सारे जो ये जो B2 आए हैं वो आए हैं कहां, इसमें फोर्दो में। ठीक है, तो ये मिक्सअप नहीं करना। इसके जो B2 आए हैं वो इस्फहान और उधर नहीं गए। एवरीथिंग केम टू फोर्दो एंड द अदर 2 टारगेट्स वर स्टक बाय द सबमरीन। इसके अंदर एक ही चीज है, ये जो टेंडम में इस्तेमाल किए ना B2 बॉम्बर्स के, जो ये GBU-57, हाँ ये सच्चाई है कि कितना डैमेज हुआ वो तो समय बताएगा, मगर उन्होंने इस चीज को वर्कआउट करके था। 80 मीटर तो सभी बता रहे हैं भाई, ये 60 मीटर से ज्यादा जा नहीं सकता। तो अगर 60 मीटर ही जा सकता है मैक्सिमम, तो 80 मीटर को कैसे डैमेज करेगा? इसलिए वो कह रहे थे बात टेंडम में करेंगे। कितना अभी डैमेज हुआ है ये तो जो इसकी आपकी जो अभी कमेटी बैठेगी,
देखो इसके क्लेम्स और काउंटर क्लेम पक्का आएंगे। ईरान कभी भी नहीं कहेगा कि भाई उसके बहुत बड़ा डैमेज हो गया, और इजराइल और अमेरिका हरदम बोलेंगे कि हमने बहुत कुछ कर दिया। और इसी को तो कहते हैं कि जब आप ये बैठेंगे निगोशिएटिंग टेबल पे, दोनों क्लेम करेंगे हम जीत रहे हैं, क्योंकि ईरान कहेगा कि हमारे डैमेज तस्वीर भी दिखा रहे हैं। तो ये भी बोला था कि अगर आपका जीबीयू से आप डैमेज नहीं कर पाते हैं, डोंट यूज अ टैक्टिकल न्यूक्लियर डिवाइस ऑन दिस साइट। क्योंकि मैं अगर आपको बताऊं, अगर मैं इससे नहीं कर पाता हूं, नेक्स्ट ऑप्शन क्या होता है, एक छोटा न्यूक्लियर डिवाइस इसी फॉर्मेट में आएगा जो नीचे जाके उतना बड़ा वो एक्सप्लोजन करेगा कि वो साइट तबाह हो जाएगी और रेडिएशन भी होगा। तो चाहे वो बर्बाद होना हो, लेकिन रेडिएशन हो जाएगा उस इलाके से, वो आपको सब कुछ इवैक्यूएट करना पड़ जाएगा। अच्छा सर, ये फोटो की तो हमने बात कर ली। ये टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन की मैं बिल्कुल नहीं कि इजराइल टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन किसी हालत में यूज नहीं करता, अमेरिका उसको यूज नहीं करता। अगर इजराइल टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करेगा, उसको पूरा वर्ल्ड जो है क्रिटिसाइज करता, क्योंकि टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन आपके सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद कभी नहीं हुआ। जैसा आप बता रहे हैं सर, अभी हमने देखिए फोटो की चर्चा की। पर्टिकुलर डिवाइस जो मैं बोल रहा हूं, इट इज मेंट फॉर बंकर बस्टिंग डीपेनिट्रेशन बाय यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। ठीक है सर, अभी ये जो बाकी के जो दो इलाके नंताज और हम इस्फहान की बात कर रहे हैं बहल सर, यहाँ 30 टॉमहॉक जो सबमरीन 643 किलोमीटर दूर से दागी गई है। ये हमला कैसे हुआ है? देखिए 400 मील जो कि आप 643 किलोमीटर, बहुत एक्यूरेट प्राची जी, वेरी इम्प्रेस्ड। आपको एग्जैक्टली डिस्टेंस है पता। तो सबमरीन से इसको लॉन्च किया जाता है, टॉमाहॉक क्रूज मिसाइल। इसकी रेंज है 1550 से लेके 2500 किलोमीटर। ये जो वेपन है इसका वेट होता है 3200 पाउंड से लेके 4400 पाउंड, यानी कि ये भी अच्छी एक वेपन सिस्टम है। पर ये सबसोनिक है, ये 0.9 या 0.95 मार्क पे चलती है, यानी कि स्पीड ऑफ साउंड से थोड़ा ही कम है। और ये क्या करती है, ये जमीन के बिल्कुल साथ चलती है। तो इस वजह से इसमें दो टाइप की चीजें होती हैं। एक होता है इनर्शियल नेविगेशन मिक्स्ड विद जीपीएस, यानी कि ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। अगर इन दोनों को मैच करके ये करती है नेविगेशन, लेकिन साथ में करती है यूज टरकॉम। टरकॉम क्या होता है, टरेन कंटूर मैचिंग, यानी कि जैसे टरेन जा रही है, अगर आप लोगों ने जेम्स बॉन्ड की पिक्चर देखी है ना, तो उसमें जो मिसाइल दिखाते हैं वो जाती है टारगेट की तरफ, वैसे टरेन को हक करते हुए फिर ऊपर आके अटैक करती है। ये वही मिसाइल है। और ये मिसाइल जो है ये इतने डीपली जाके टारगेट को अटैक कर सकती है, और इसकी एक्यूरेसी कहा जाता है 10 मीटर के अंदर आती है, यानी कि और इसमें भी कैपेबिलिटी है कि कुछ हद तक वो पेनिट्रेट करके एक्सप्लोड करती है, और उसका इफेक्ट बहुत होता है, ब्लास्ट इफेक्ट भी होता है और साथ में पेनिट्रेशन भी होती है, थोड़ी बहुत, नॉट लाइक दी बंकर बस्टिंग बॉम्ब। तो इसका डैमेज जरूर हुआ होगा, क्योंकि नातांज की साइड में भी काफी हिस्सा ऊपर का है और साथ में थोड़ा ही हिस्सा 8 मीटर नीचे है। और इसमें इस्फहान में भी हुआ होगा, क्योंकि इस्फहान तो ज्यादातर ऊपर ही है। ठीक है, देखिए एक और जानकारी इस वक्त सामने आ रही है, वो भी बताएंगे। लेकिन ईरान लगातार यही दावा कर रहा है, ईरान लगातार यही बताने की कोशिश कर रहा है कि उसे बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा नहीं है इस हमले में। और उसके पीछे की आप देखिए तस्वीरें भी जारी की गई हैं। ये तस्वीरें सैटेलाइट इमेज की हैं, 16-16 ट्रक्स फोर्डो से जा रहे हैं। लेकिन नंताज और इस्फहान की हम बात करें तो यहां पर भी जो हमला है वो किया गया है, सबमरीन से मिसाइलें दागी गई हैं। और खबर यह है कि ईरानी अधिकारियों के हवाले से रॉयटर्स की खबर है, फोर्डो से संवर्धित यूरेनियम हटा दिया गया था। अमेरिकी हमले से पहले अज्ञात स्थान पर यूरेनियम शिफ्ट किया गया। फोर्डो में कर्मचारियों की तैनाती बेहद कम कर दी गई थी, क्योंकि यहां बहुत सारे न्यूक्लियर साइंटिस्ट काम करते थे। अगर यहां निशाना अमेरिका बना रहा था तो बहुत बड़ा नुकसान ईरान को हो सकता था। इसलिए फोर्डो से पहले ही जो न्यूक्लियर इक्विपमेंट है या जो वहां मैन पावर है उसको कम कर दिया गया था, ताकि कम से कम नुकसान हो। और जो दो बुशहर और अराक की हम बात कर रहे हैं, ये भी 2 न्यूक्लियर साइट हैं ईरान के पास। यहां पर क्या ये सब कुछ ट्रांसफर किया गया, कहां पर गया? कुलकर्णी सर, क्या ईरान पहले से जानता था, उसको पहले से सब कुछ पता था, इसलिए वो तैयारी बहुत पहले से कर रहा था? ये सिर्फ 2 दिन की बात नहीं है। वो मार्च जो बयान सामने आया, वो बहुत पहले से तैयारी कर रहा था कि भाई मुझे न्यूक्लियर बनने नहीं देंगे ये इजराइल और अमेरिका, तो मुझे जो करना है बड़ी साफगोई के साथ करना है, वो सुरक्षित माहौल में करना है। कोई शक ही नहीं है प्राची की ईरान अपने तरीके से ऑप्शंस सब ढूंढ रहा था, और कहां पे क्या करेगा उसके लिए मोसाद अंदर था। प्लस जैसे आप समझ सकते हैं कि आपका चैनल किस प्रकार से और किस एक्यूरेसी से दिखा रहा है कि क्या हो, किस तरीके से उनका वो न्यूक्लियर बेस है। तो आप
ये सब कुछ अमेरिका को भी मालूम है, इजराइल को भी मालूम है और ईरान को भी है, क्योंकि ईरान भी वॉर गेम कर रहा है कि अगर मेरे इस न्यूक्लियर साइट के ऊपर उन्होंने हमला किया तो हम इसको कहाँ ले जाएंगे, कहाँ पे यकीनन करेंगे, कितना उनके पास 450 किलोग्राम का, जैसे हम लोग बार बार कह रहे यूरेनियम का उसके पास है, कितने सेंट्रीफ्यूज उसको चाहिए, किस सेंट्रीफ्यूज को बिजली का सप्लाई कहाँ से चाहिए, कौन अगर बिजली कट गई तो ऑल्टरनेटिव साइट मेरा क्या होगा, कहाँ पे ले जाऊंगा। ये सब वॉर गेमिंग ईरान जरूर करेगा, क्योंकि ईरान को मालूम है कि पूरा, खासकर अमेरिका, जब हम ये कहेंगे अमेरिका किसके बरखिलाफ है, न्यूक्लियराइजेशन ऑफ ईरान, अगर वो न्यूक्लियर होने नहीं दे रहा है ईरान को, और ईरान उसने ठान ली है कि मैं न्यूक्लियर बनूंगा क्योंकि मैंने यहूदियों का अस्तित्व मिटाना है, तो ये दोनों जो चीजें हैं, तो ये कौन कर रहा है, ये जो आयतुल्लाह की रेजीम है वो लगी हुई है पीछे। तो साइमल्टेनियसली अभी जिस प्रकार से अमेरिका ने मदद की है इजराइल की इन 3 न्यूक्लियर साइट्स को बर्बाद करने की, अब बाकी कार्रवाई इसके बाद शुरू होगी। अब ईरान क्या कभी कहेगा कि मैं तो बिल्कुल मेरा नुकसान हो गया, कभी नहीं कहेगा। क्या ईरान कहेगा कि ईरान अभी तक क्या कह रहा था, कल तक कह रहा है और आज भी कहेगा कि हम तो न्यूक्लियर प्रोग्राम हमारा बहुत फॉर पीसफुल पर्पसेस, खुद ही कह रहे हैं वो पीसफुल पर्पसेस। इफ इट इज फॉर पीसफुल पर्पसेस इतनी जरूरत ही क्या है, nobody does it for peaceful purposes। आप जापान में 30% ऑफ द पावर कम फ्रॉम न्यूक्लियर, 30%, उसके फुकुशिमा के बाद अब 8% हो गया है। हम लोग भी पावर ड्रॉ करते हैं, हम कोई इस तरह थोड़ी कि 200 मीटर जमीन में जाकर के पावर प्लांट बनाते हैं। ये सब ये कहने की बातें हैं। तो ईरान दूध का धुला नहीं है, ईरान ने पूरा उसकी मंशा थी, ईरान की मंशा को बर्बाद किया है और ये बर्बादी अब चलती रहेगी जब तक ईरान की मंशा बदली नहीं होती या ईरान नॉर्मल स्टेट नहीं बनता है। सर, एक सवाल का जवाब और दें, क्या ये सिर्फ जो न्यूक्लियर पावर बनने की लड़ाई थी, क्या यही इस युद्ध के पीछे की वजह है? इजराइल के पास भी तो है ना न्यूक्लियर बम। देखिए, इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं जो आप कह रही हैं, मकसद वही है। क्यों? पाकिस्तान के पास भी इस्लामिक बम है, अगर पाकिस्तान के पास है, हिंदुस्तान के पास भी है, हाँ। चीन के पास भी है, फ्रांस के पास भी है, यूके के पास भी है, इजराइल के पास भी है, अमेरिका के पास है, रूस, सभी के पास है। तो इनके क्यों? दे आर नॉट अ ट्रस्टवर्दी स्टेट। मकसद ये है यहूदियों को बर्बाद करना, यहूदियों का नामो निशान मिटाना, उस मकसद से उनको ये चाहिए। हमारा उसके लिए नहीं है, हमने किसी को वॉर रूम में अब बात करेंगे कि कैसे आसिम मुनीर का इस्तेमाल अमेरिका ने किया है। एक लंच के बदले क्या आसिम मुनीर बिक गया? क्या आसिम मुनीर अपने स्टैंड से बदल गया? क्या पाकिस्तान अपने स्टैंड से बदल गया और ईरान को धोखा पाकिस्तान ने दे दिया? ये आपको बताएंगे। ईरान अब तक के सबसे भीषण हमले को झेल रहा है। इजरायल के बाद अमेरिका ने खौफनाक तबाही मचाई। ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम वेस्ट बॉर्डर पर तैनात था। B-2 बॉम्बर ने ईस्ट से एंट्री की। ऐसे में सवाल है कि आखिर गद्दारी किसने की? क्या पाकिस्तान ने ईरान को सबसे बड़ा धोखा दिया है? पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर को अमेरिका दौरा, अब और चर्चा में आ गया उनका अमेरिका दौरा। बताया जा रहा है कि ट्रंप ने लंच पर मुनीर से ईरान के सारे सीक्रेट लिए, वहीं पर ईरान को मारने का पूरा प्लान रेडी हुआ। पाकिस्तान के एयरबेस का इस्तेमाल क्या किया गया है, यह भी बड़ा सवाल है जो खड़ा हो रहा है, क्योंकि ईस्ट से हमला अमेरिका करता है और क्या पाकिस्तान ने पूरी मदद की है? क्योंकि अभी तक जो पाकिस्तान के हुक्मरान थे वो तो इस्लामिक कंट्री होने के नाते एक मुस्लिम उम्मा का दम भर रहे थे, बड़े बड़े बयान उनके लीडरशिप की तरफ से दिए जा रहे थे, और जब उन्हीं बयानों को ईरान ने कोट कर दिया तो पाकिस्तान ने अपने पैर पीछे खींच लिए। पहले तो लगा कि इजरायली मार का डर पाकिस्तान को सता रहा है, इसलिए अपने पैर पीछे खींच रहा है, लेकिन इसके पीछे असली जो प्लेयर है वो अमेरिका है, क्योंकि पाकिस्तान को क्या चाहिए? डॉलर चाहिए, और जब पाकिस्तान को अमेरिका डॉलर देता है तो पाकिस्तान अपने स्टैंड से बड़ी आसानी से पीछे हट जाता है। फिर वो किसी के भी खिलाफ खड़ा हो सकता है, क्योंकि उसे सिर्फ और सिर्फ पैसे चाहिए। तो अमेरिका के डॉलर पर, अमेरिका के एक लंच पर क्या आसिम मुनीर पूरी तरीके से बिक गया? यह अब बड़ा सवाल है। मेजर जनरल सिवाज सर, ये पाकिस्तान पर या मुनीर पर क्या बताएंगे आप? ये क्या संभव है, क्या ये पॉसिबिलिटी है कि अगर ईस्ट से अमेरिका निशाना बना रहा है तो पाकिस्तान ने पूरी मदद की है इस हमले में अमेरिका की? हाँ बिल्कुल, देखो पाकिस्तान का तो पास्ट हिस्ट्री अगर आप देखो, पाकिस्तान ऐसे ही करता रहा है। देखो अगर आप देखें कि पहले तो ये बात आसिम मुनीर को क्यों नहीं आप प्राइम मिनिस्टर को बुला के डोनाल्ड ट्रंप ने बोला, क्योंकि उसको पता है कि पाकिस्तान में पाकिस्तान की चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ
ही सबसे इम्पोर्टेंट है। वो कहते हैं हर देश के पास आर्मी है, पर पाकिस्तान में आर्मी के पास देश है, तो इसलिए उसको बुलाया गया। और आप हिस्ट्री देखें, पाकिस्तान ने हरदम अमेरिका का साथ दिया है। जब यहाँ पर रशियन आए थे अफगानिस्तान में, तब पाकिस्तान अमेरिका के साथ खड़ा था। जब तालिबान के साथ लड़ाई थी, तब पाकिस्तान अमेरिका के साथ खड़ा था। ये सच्चाई है, पाकिस्तान एक फ्रंटलाइन स्टेट है अमेरिका के लिए और इसका इस्तेमाल करता रहा है, और उसकी वजह है पैसा। क्योंकि ये सच्चाई है कि आज पाकिस्तान की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है। 186 बिलियन डॉलर का कर्जा है, उसको IMF वर्ल्ड बैंक से लोन चाहिए, वो कौन दिला सकता है? वो अमेरिका। अगर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स इसको ग्रे लिस्ट से हरदम बाहर रखेगी तो कौन करा सकता है? वो अमेरिका। तो ये सच्चाई है कि अमेरिका के प्रेशर में पाकिस्तान हरदम आता है, और पाकिस्तान ने इसका हरदम फायदा भी उठाया है। अगर आप डोनाल्ड ट्रंप 1.0 देखें तो कहीं ट्रंप ने यह भी बोला था कि हम जो 400 मिलियन डॉलर पैसा देते हैं पाकिस्तान को, वही पैसा तालिबान के पास भी था। तो पाकिस्तान एक डबल गेम भी खेलता है, इसमें भी है। अगर आप देखें अभी जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट कि कुछ दिन पहले तो सबसे ज्यादा कट्टर जो देश जो कि क्रिटिसाइज कर रहा था इजराइल को कि ईरान के ऊपर जिस प्रकार से उसने हमला किया है, एक सबसे बड़ा मुस्लिम वर्ल्ड जो आया था खुल के ईरान के पक्ष में, वो पाकिस्तान था। वो ये भी कह रहा था कहीं ना कहीं, ऑफिशियल नहीं था, कि हमारे पास न्यूक्लियर हथियार है, न्यूक्लियर हथियार का भी इस्तेमाल हो सकते हैं। वही पलटा बदल गया। जैसे ही आसिम मुनीर ने लंच खाया एक प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप के साथ, आप देखें कि ये आपका क्वेश्चन ये था कि कहीं ना कहीं क्या पाकिस्तान की एयर स्पेस का इस्तेमाल हुआ है या बेसिस का इस्तेमाल हुआ? पक्का हो सकता है, अभी ये कहना मुश्किल है, मगर वो कर सकता है। देखो, पहले एक बार अल जवारी को मारा था अमेरिका ने, और वो अलकायदा का लीडर काबुल में था, तो वहां से एयर बेसिस कहां से उड़े थे? वो पाकिस्तान में। तो ये सच्चाई है, आज पाकिस्तान हर चीज देने को तैयार है अमेरिका को। इंटेलिजेंस भी देगा, वो अपनी एयर बेसिस भी देगा, लॉजिस्टिक नोड भी देगा, और वो ईरान से के बारे में हर चीज बताएगा। और वो जना आसिम मुनीर ने काफी हद तक डोनाल्ड ट्रंप को बताई भी है। मुझे लगता है कि जो आपका क्वेश्चन था, इसमें कोई शक नहीं कि वाकई ही पाकिस्तान ने अपने इकोनॉमिक फायदे के लिए ईरान के बारे में बताया भी है, अपनी एयर बेसिस भी दी है और आगे भी देगा। ठीक है, पाकिस्तान के सामने अगर आप पैसे फेंकें तो पाकिस्तान कुछ भी कर सकता है। और वहां के जो मंत्री हैं ख्वाजा आसिफ, उनकी क्लिप भी बड़ी वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर। वो खुद ये कह रहे हैं कि देखिए, हमें तो पैसे दिए गए तो हम रशिया के खिलाफ भी खड़े हो गए, फिर जब दूसरा युद्ध आया तो फिर हमारी बोली लगाई गई, वो बोली थोड़ी कम थी, फिर ज्यादा लगाई गई, तो हम फिर तैयार हो गए, हमने उसको जिहाद का नाम दे दिया। तो ये तो पाकिस्तान का हाल है। और जब आसिम मुनीर जाकर बैठा होगा ट्रंप के साथ, लंच जब आसिम मुनीर ने किया होगा, तो दत्ता सर जाहिर बात है कि यही सब कुछ चर्चा हुई होंगी। बेशक उसे बहुत अलग अलग तरीके से देखा जाए, लेकिन यही बात हुई होगी कि एक तो नोबेल पुरस्कार की मांग कर देगा आसिम मुनीर, और सारे जो सीक्रेट्स हैं वो सब शेयर भी कर देगा। वो तो देखिए कवर अप करने का बहाना है कि पाकिस्तान उसको नॉमिनेट कर रहा था फॉर नोबेल पीस प्राइज, उसके एवज में जो ट्रंप साहब ने इसको खाना खिला दिया मुनीर को। तो अभी क्या है कि जब मुनीर को खाना खिलाया गया तो उसके साथ में 4-5 चीज़ों की चर्चा हुई। क्रिप्टो करेंसी, उसके साथ में जो मिनरल वेल्थ है बलूचिस्तान में, वो जो उसके बारे में चर्चा हुई। काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस के बारे में बताया गया, जो ISIS के खुरासान के खिलाफ पाकिस्तान की जंग चल रही है, जो एक थ्रेट है पूरे उस इलाके को। और साथ साथ में वो ये भी माना जा रहा है कि मुनीर ने थैंक यू बोला ट्रंप साहब को, साहब आपने बचा दिया, आपने हमको भारत से और जंग रुका दी। और साथ में फिर ट्रंप ने बोला, मुनीर, आई एम गोना अटैक ईरान, व्हाट कैन यू डू? आई विल लीड योर एयर बेस, आई लीड योर एयर स्पेस एंड आई विल यूज योर एयर स्पेस फॉर रिकवरी। रिकवरी का मतलब होता है कि अगर मेरा कोई हवाई जहाज या कुछ रिकवर करना है, यहाँ पे आएगा। और आपको याद हो 2 दिन पहले जो 135U सेंट इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का जहाज अमेरिका का, और अमेरिका के दूसरे असेट पाकिस्तानी एयर स्पेस से उड़ के वो पूरे एरिया को मैप कर रहे थे। वो पूरा जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर है, रडार कहाँ पे है, कौन कौन सी जगह से अगर इनके बम्बर आते हैं उनको इंटरसेप्ट किया जा सकता है, वो पूरा मैपिंग हो गया। और कहां से हुआ? पाकिस्तान की एयर स्पेस से। तो ये जो मुनीर है, इसने ईरान को बेच दिया। ये कोई मुस्लिम ब्रदरहुड नहीं है, ये बिका हुआ मिल्क है, शुरू से बिका हुआ है। इसको पैसा दो और इससे नाच कराओ। मर्शनरी आर्मी है ये।
तो इनका कोई दीन ईमान नहीं है। सबसे ज्यादा मुस्लिम इन्होंने मारे। जॉर्डन के अंदर 25,000 पैलेस्तीनियन ये मुजफ्फर ये अपना परवेज मुशर्रफ ने मारे। ब्रिगेडियर था उस समय वो। जॉर्डन के किंग ने बोला इसने मारे, किसने? पाकिस्तान ने। ये कौन सा फिलिस्तीन के दोस्त हैं? ये दोगले लोग हैं। ये सिर्फ टू नेशन थ्योरी यहीं पे बोल सकते हैं। बेशरम, इनको शर्म नहीं आती। ये गद्दार है मुस्लिम लोगों के, गद्दार। यानी गद्दारी आसिम मुनीर ने कर दी। और देखिए अब धोखा कैसे दिया और उस पर क्या दिखावा कर रहा है। पाकिस्तान की बड़ी पुरानी आदत है कि वो दिखावा करेगा, सबसे ज्यादा रोएगा और फिर बताएगा मैं कितना अच्छा हूं। अब ड्रामे की एक बात आपको बता देती हूं। पाकिस्तान की तरफ से ईरान पर हमले की निंदा की गई है। ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले को पाकिस्तान ने गलत बताया। अभी 2 दिन पहले पाकिस्तानी सेना प्रमुख ने ट्रंप के लिए नोबेल देने की मांग की और अब उसी ट्रंप के एक्शन पर ये सवाल खड़े कर रहे हैं। ये स्टैंड ऐसे बदलते हैं, जो पाकिस्तान के लीडर हैं या पाकिस्तान का जो स्टैंड है वो ऐसे ही बदलता है। आपको कुछ दिन पहले का इशाक डार का बयान भी याद होगा, जब ईरान के पीछे खड़े होने का ये दावा कर रहे थे और जब ईरान ने इसे सार्वजनिक तौर पर कह दिया तो पीछे हट गए। कहा जी हम तो साथ नहीं है, हम अपना न्यूक्लियर नहीं देंगे, हम अपना बॉम्ब नहीं देंगे। और उसके कुछ दिन बाद ही आसिम मुनीर अमेरिका चला जाता है, ट्रंप से मुलाकात करता है, लंच खाता है, बिरयानी खाता है और उसके बदले में गद्दारी लेकर आता है। और वो गद्दारी ये है कि ईरान से अपने जो जितने भी हाथ हैं वो पीछे खींच लेता है और उल्टा मदद करता है। अमेरिका की ऐसी गुंजाइश जताई जा रही है और उसके बाद फिर देखिए कैसे ड्रामा भी कर रहा है। अब कह रहा है कि हम निंदा कर रहे हैं जो ट्रंप ने किया, जिन ट्रंप के लिए वो नोबेल पुरस्कार की मांग कर रहे थे, हम उसकी निंदा करते हैं। तो ये आसिम मुनीर का असली चेहरा और पाकिस्तान का असली चेहरा है। कुलकर्णी सर। प्राची जी, जो आप कह रही हैं, सब पैनलिस्ट कह रहे हैं, कोई किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए कि पाकिस्तान हमेशा गद्दारी करता आया है और इस समय में भी और इससे पहले भी अगर आप देखें, एक वायरल हुआ है कि उन्होंने तोहफा दिया, जो किसको दिया? ईरानियन जनरल को। और उस ईरानियन जनरल को घड़ी के तोहफे के द्वारा इजरायलियों ने बिल्कुल होम ऑन किया और उस जनरल को मरवाया गया उस जीपीएस कोऑर्डिनेट्स के द्वारा। ये तो सब कोई जानता है। अब सवाल ये है कि 4-5 दिन से लगातार वहां पर आसिफ मुनीर वॉशिंगटन में है। वहां पे आप देख रहे हैं किस प्रकार से पाकिस्तानी प्रदर्शन कर रहे हैं अपने ही चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के बरखिलाफ कि ये गद्दार है और इसने पाकिस्तान को डुबो दिया है। पाकिस्तान के अंदर ही अमेरिका के विरुद्ध जिस प्रकार से कार्रवाई होती है, अमेरिका ही नहीं चीनियों के बरखिलाफ जो कार्रवाई होती है, लेकिन अमेरिका का इंटरेस्ट है पाकिस्तान के अंदर ए बेसिस, इंटरेस्ट है पाकिस्तान के अंदर किस प्रकार से 900 किलोमीटर का जो बॉर्डर है पाकिस्तान का ईरान के साथ, सिस्तान बलूचिस्तान बोलते हैं जो बलूचिस्तान के साथ लगता है, अगर खुदा ना खास्ता लड़ाई फैल जाती है, जरूरत पड़ती है तो पाकिस्तान की किस प्रकार से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जरूरत है रेयर अर्थ मटेरियल्स की, जरूरत है क्रिप्टो करेंसीज की, जरूरत है पाकिस्तान की वो मुसलमान देश जिसके उसको उसने खाने पे बुलाया है और उसी के बगल उसी के पड़ोसी ईरान को उसने ब्रेड का टुकड़ा भी नहीं दिया और उसको मरवा दिया। हाँ। तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से अमेरिका का जो खेल है वो डीप स्टेट है। मकसद अमेरिका का एक है, उसका नेशनल इंटरेस्ट। और हम कभी भी उसके बरखिलाफ नहीं जाएंगे, बिकॉज ऐसे इसमें देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स, देयर आर नो परमानेंट एनिमीज, बट अ परमानेंट इंटरेस्ट। उस परमानेंट इंटरेस्ट में आज की तारीख में ट्रंप क्या कह रहे हैं कि नंबर 1 टेररिस्ट स्टेट स्पॉन्सर इज ईरान। मैं तो कहता हूं इट इज पाकिस्तान। Pakistan is the state sponsor. Pakistan is using terrorism as an instrument of state policy. बिल्कुल। और उसके बावजूद और कल तक ट्रंप क्या कह रहे थे कि पाकिस्तान ने हमको बेवकूफ बनाया, हमारे अरबों डॉलर लिए और हमारे हमारे साथ गद्दारी की और वो सब कुछ तालिबान को दिया। तो ये पाकिस्तान की एक फितरत है और अमेरिका जानता है कि पाकिस्तान अल्लाह, आर्मी और अमेरिका इन तीनों का ही साथ से जिएगा। चीन जानता है इनको और चीन इनको बीच बीच में चाबी देता रहता है। पाकिस्तान की कमजोरी क्या है ये पूरी दुनिया शायद अब जानती है। एक तो पैसा नहीं है उनके पास, तो सबसे बड़ी कमी यही है कि उनके सामने पैसा फेंके वो अपने स्टैंड से रातों रात बदल जाते हैं। जो इस इस्लामिक कंट्री होने का दम्भ भरते हैं ये पाकिस्तान के आसिम मुनीर, जो बड़े बड़े बयान जिहाद को लेकर देते हैं, वो खुद अब इस्लामिक कंट्री के साथ खड़े हुए नहीं है। वो खुद रेकी की गई या उनकी तरफ से इंफॉर्मेशन लीक की गई या एयर स्पेस का इस्तेमाल पाकिस्तान ने करने दिया। ये तमाम सवाल हैं जो खड़े हो रहे हैं बहल सर, और ये आप समझा पाएंगे मुझे
कि पाकिस्तान के एयर स्पेस की अगर हम चर्चा कर रहे हैं, उसके अगर हम एयरबेस की चर्चा कर रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि ईस्ट की तरफ से हमला किया गया। ये पॉसिबिलिटीज कितनी है? एयरबेस, एयर स्पेस, क्या हुआ होगा एग्जैक्टली? बिल्कुल, आप मुझे सिर्फ 2 मिनट दीजिएगा। हाँ जी सर। तो सबसे पहले जो बात चल रही है, 2 एयर बेसेस की बात चल रही है, पासनी की और सामुंगली की। ये 2 बेसेस है। सामुंगली क्वेटा के पास है, पहले क्वेटा को ही देते थे, पेशावर को, लेकिन अब वो सामुंगली और पासनी की बात चल रही है। दूसरी बात चल रही है इनकी एयर स्पेस की। तो ये तो एयर बेस हो गए, यानी कि अगर वहां से कभी कोई लॉन्च करना है या वहां पे रिकवर करना है, जैसे कि जनरल साहब बोल रहे थे, तो वो 2 बेस इनको दे दिए। दूसरा है एयर स्पेस। एयर स्पेस का क्या मतलब है? वो कभी भी आके उन जगहों से ऑपरेट करते हुए, कहीं और से ऑपरेट करते हुए, इनकी हवाई स्पेस को इस्तेमाल करके जो ईस्ट ईरान है वहां पे जाके अटैक कर सकते हैं, या ईस्ट ईरान से जाके, हो सकता है कि इनके B-2 बॉम्बर भी यही रूट फॉलो किया हो, ये कुछ कह नहीं सकते हैं। हो सकता है कि ईस्टर्न साइड से आके जाके उन्होंने फोर्डो पे जाके अटैक किया हो। इसको हम कह नहीं सकते, हम अनुमान लगा रहे हैं कि उनके पास ये सहूलियत है। और तीसरी चीज आ जाती है इसी एयर स्पेस के अंदर कि उनके स्पाई प्लेन, जो कि जनरल साहब बता रहे थे कि स्पाई प्लेन RC-135, तो वो क्या कर रहा था कि साथ में इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस, यानी कि उनके रेडार्स की मैपिंग कर रहा था, कम्युनिकेशन इंटेलिजेंस, यानी कि उनकी जो वॉइस का जो बातचीत चल रही है उसको रिकॉर्ड कर रहा था। और साथ में ये भी कहा गया था कि अगर कहीं पे भी इनके न्यूक्लियर एसेट्स हैं या कोई ऐसी चीज है तो उसको भी मैप कर रहा था। उसमें ऐसी स्पेशल इक्विपमेंट लगाई गई थी। कहां तक सच है हम नहीं कह सकते, लेकिन जरूर ये पॉसिबिलिटी है। अब आती है एक मिनट में और लूंगा इसमें, और ये जरूर कहूंगा कि पाकिस्तान की आदत है रन विद द हेयर एंड हंट विद द हाउंड। ये और हिंदी में मैं नहीं बोल सकता था, पर इसका मतलब सिर्फ यही है। अगर आप देखिए तालिबान को जब इन्होंने हटाया अमेरिका ने, तब रेलेवेंस आ गई थी पाकिस्तान की। अफगानिस्तान जब अटैक किया था रशिया ने, तो उसके बाद आ गई थी रेलेवेंस पाकिस्तान की। फिर तालिबान को हटाने की रेलेवेंस पाकिस्तान की। लेकिन कहां से मिला ओसामा बिन लादेन? अबोटाबाद से। तो इसका मतलब है रन विद द हेयर एंड हंट विद द हाउंड। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, पाकिस्तान को पैसा चाहिए। क्यों चाहिए? FATF की तो बात हो चुकी है, लेकिन वर्ल्ड बैंक $10 बिलियन दे रहा है उनको 10 साल के अंदर। IMF जो बिलियंस ऑफ डॉलर उनको हर साल देता है, ये सारे लोन का पैसा कौन क्लियर करता है? अमेरिका क्लियर करता है। और ये बहुत जरूरी हो जाता है अमेरिका के साथ कि वो वही चीज करे ना। अब हम कह रहे हैं कि दोनों के बीच में विश्वास नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? अगर आप ख्वाजा आसिफ की स्टेटमेंट को देखें, उन्होंने कहा था कि ऑल मुस्लिम कंट्रीज शुड यूनाइट अगेंस्ट इजराइल। शहबाज शरीफ की स्टेटमेंट को देखें, जहां उन्होंने कहा था कि हमें सपोर्ट करना है ईरान को। ख्वाजा आसिफ की एक पुरानी स्टेटमेंट को, बिल्कुल ये तस्वीर बिल्कुल, और ख्वाजा आसिफ की पुरानी स्टेटमेंट को देखें कि अमेरिका के लिए 30 साल से हम ये गंदा काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये सभी कुछ जो बता रहा है वो यही बता रहा है कि जो प्रॉब्लम एरियाज हैं वो पाकिस्तान के अंदर भी हैं, और ट्रंप भी यही करता है, कहता कुछ है करता कुछ है, और पाकिस्तान भी वही कह रहा है। और ट्रंप उसको इस्तेमाल कर रहा है जब उसकी जरूरत है। तो कल हम ये बात भी कर रहे थे कि पाकिस्तान एक पेपर नैपकिन की तरह है, जब भी मुंह गंदा होता है तो वो साफ कर लेते हैं, और फिर जब उसकी रिक्वायरमेंट नहीं रहती तो उसको फेंक देते हैं। पाकिस्तान को ये समझना पड़ेगा। नहीं तो पैसा नहीं है अगर पाकिस्तान के पास, और वो बार बार ये कहते भी हैं, उनके लीडरशिप जो हैं उन्हीं की तरफ से बयान आते हैं ना, वेस्ट के कहने पर हम ये गंदा काम कर रहे थे। अब ख्वाजा आसिफ भी बार बार ये कह रहे हैं हमारे सामने पैसे फेंके, हम रशिया के खिलाफ लड़ने लगे, हमारे सामने पैसे फेंके, हम इसके खिलाफ लड़ने लगे। आप ये जो गद्दारी करते हैं, और खासकर जिस इस्लामिक कंट्री होने का दम भरते हैं सिवात सर, उनका मेन क्या रहता है? बार बार हम इस्लामिक कंट्री, हम सब मिलकर रहेंगे, मुस्लिम वर्ल्ड, यही कहता है पाकिस्तान। जब आप ईरान के खिलाफ जाकर खड़े हो जाएंगे, वहां के जनरल को मरवाएंगे, तो क्या मुंह आप इस्लामिक कंट्रीज को दिखाएंगे? देखो, सच्चाई ये है कि ये जो पाकिस्तान डबल गेम आज से नहीं खेल रहा है, ये बहुत पहले से खेल रहा है, और कहीं ना कहीं ये इससे एक प्रकार निकल भी जाता बड़े आराम से। जिस प्रकार से इसने पहले गेम ये खेली अफगानिस्तान में, आप देख लें कि किस प्रकार से इसने पहले अमेरिका का साथ दिया रशियन के अगेंस्ट, उसके बाद फिर तालिबान आया, फिर अमेरिका के साथ हो गया, और फिर वो तालिबान के साथ भी था। देखो, पहले वो तालिबान को खड़ा करता है, पालता है, पोसता है, और फिर उसके अगेंस्ट अमेरिका के साथ मिल जाता है, और फिर अमेरिका से जो पैसा मिलता है
वो भी तालिबान को देता है जो अमेरिका से लड़ रहा है। जब डोनाल्ड ट्रंप 1.0 ने बोला था, वो $400 मिलियन जो पैसा देते थे हर साल, वो बंद किया था। और इसीलिए तो ये सच्चाई पाकिस्तान का ये एक प्रकार से पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। और अब जिस प्रकार से वो दिखा रहा था, सबसे ज्यादा मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर अगर कोई सपोर्टर था ईरान का तो वो पाकिस्तान दिखा रहा था। और ये नहीं समझ आया ईरान ने कि पाकिस्तान एक डबल गेम खेल रहा है, और पाकिस्तान ने वही किया। और जिस तरीके कह रहा था कि हमारे न्यूक्लियर हथियार भी हम इस्तेमाल कर देंगे इजराइल का अगेंस्ट, और हुआ क्या कि जब बात आई, जब जनरल आसिम मुनीर को बुलाया गया डोनाल्ड ट्रंप से, तो उसने हर चीज के लिए हाँ भर ली, क्योंकि उसको पैसा चाहिए। IMF वर्ल्ड बैंक से लोन चाहिए तो अमेरिका ही दिला सकता है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स अगर ग्रे लिस्ट में नहीं डालेगा तो वो अमेरिका ही हेल्प कर सकता है। और अब पाकिस्तान ने सारी सपोर्ट दी है, वो एयर बेसिस भी दे सकता है, अपनी स्पेस भी दे सकता है, लॉजिस्टिक नोड भी दे सकता है, उसके बारे में इंटेलिजेंस भी दे सकता है। जब तक उसको पैसा मिलता रहेगा उसका इस्तेमाल होता रहेगा, क्योंकि आज उसकी फाइनेंशियल कंडीशन ये तस्वीर जो चल रही है, बस इसके बारे में एक डिटेल अपने दर्शकों को बता दूं। ये तस्वीर बतानी इसलिए जरूरी है कि जो असली धोखा है आसिम मुनीर का, वो सबके सामने आएगा। आसिम मुनीर जिनसे जाकर मुलाकात करता है, जिनसे जाकर हाथ मिलाता है, कैसे उनकी मौत हो जाती है। दरअसल ये सेना प्रमुख मोहम्मद बघेरी हैं जिनकी मौत हुई है। अब ये दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर जो है हाल ही में ईरान गए थे और इनसे मुलाकात की थी। यहां उन्होंने जनरल स्टाफ मुख्यालय का दौरा किया था और ईरानी सशस्त्र बलों के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल मोहम्मद बघेरी से उन्होंने मुलाकात की थी। मुनीर ने मोहम्मद बघेरी को एक खास घड़ी गिफ्ट की थी, जिसे पहनने के 19 दिन बाद उनकी मौत हो गई। ईरान में कहा जा रहा है कि जनरल मुनीर ने जनरल बघेरी को एक हाई एंड कलाई घड़ी भेंट की, जो कथित तौर पर GPS बीकन से लैस थी, और इसके लोकेशन की मदद से ही इजरायल ने जनरल बघेरी को मार दिया है। तो यह है चेहरा आसिम मुनीर का, वो आसिम मुनीर जो बनकर तो जाता है दोस्त, लेकिन बाद में सबसे बड़ा दुश्मन वो निकलता है, पीठ पर छुरा घोंपता है। ये है आसिम मुनीर का असली चेहरा। आप तस्वीर देख लीजिए ना, दो जनरल्स मुलाकात कर रहे हैं, एक देश के हाथ मिला रहे हैं, लेकिन किसको क्या पता कि 19 दिन बाद ही इनकी मौत हो जाएगी और इजरायल इनको मार देगा। पूरी कीजिए सर बात, बोलिए। देखो, दो बातें हैं, ये वाकई सच्चाई है, क्योंकि हो सकता है क्योंकि जनरल बघेरी जो थे वो चीफ ऑफ स्टाफ थे आर्म फोर्सेस के, जिसको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी बोलते हैं वहां। ये सच्चाई है कि इसको 19 दिन के बाद हो सकता है इसमें GPS, मगर ये भी आप सोच के रखो, ये अकेले नहीं मारे गए। उसके बाद IRGC का जो कमांडर था उसको भी मारा गया, उसके बाद 2-3 और जनरल्स मारे गए, 9 साइंटिस्ट मारे गए। तो ये हो सकता है इस घड़ी के कारण कोई GPS दिया हो, मगर वैसे भी मोसाद का जो इंटेलिजेंस था वो सटीक था। और किस प्रकार से 1 घंटे के अंदर ही, जिस प्रकार से खुद जो है आपका आयतुल्लाह अल खमानी ने माना, सुप्रीम लीडर ने, विदिन 1 आवर इन्होंने हमारे 9 साइंटिस्ट और 6 जो टॉप आर्मी कमांडर थे, जो जनरल थे, उनको मार दिया। ये तो आप मान के चलोगे कि वाकई अगर हम पाकिस्तान की बात जैसे पहले भी कर रहे थे, पाकिस्तान जो एक ऐसा ही देश है जिसका अमेरिका आज नहीं कल नहीं आगे भी इस्तेमाल करेगा। अगर उसको अफगानिस्तान पर सर्वेलेंस रखना है, अगर उसने चीन के ऊपर सर्वेलेंस रखना है, अगर उसने रूस पे रखना है, ईरान पे रखना है, अगर उसने आईएसआईएस और अलकायदा पे रखना है, वो पाकिस्तान का इस्तेमाल करेगा। और पाकिस्तान का जब इस्तेमाल नहीं है उसको भूल जाएगा। और एक पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो चीन से भी दोस्ती करता और अमेरिका से भी दोस्ती करता, और अभी तक वो दोनों का मूर्ख बनाता रहा है। पर वो समय दूर नहीं कि एक दिन वो पकड़ा जाएगा। और जिस प्रकार से इसने ईरान के साथ धोखाबाजी की है, जिस प्रकार से ईरान की इसने एयर स्पेस को भी यूज करने को ऐसा लगता दिया होगा, एयर बेसिस को देगा, उसके बारे में इंटेलिजेंस दिया, मुझे लगता है मुस्लिम वर्ल्ड में उसके ऊपर थूका जाएगा। बिल्कुल, सारी दुनिया जानती है पाकिस्तान के बारे में, बस यही है कि इस्तेमाल करना है पाकिस्तान का समय समय पर। इसलिए उसका जो चेहरा है सबको पता होने के बावजूद भी उससे ढक दिया जाता है। खासकर अगर अमेरिका की बात करें तो ये अमेरिका सबसे ज्यादा पाकिस्तान का इस्तेमाल करता है। डॉलर दिखाइए, पाकिस्तान से सब कुछ करवा लीजिए जो पाकिस्तान करना चाहता, जो पाकिस्तान कर देगा, और उससे अमेरिका को सीधे सीधे तौर पर फायदा होगा। अब ना तो उसे इमेज की परवाह है, ना उसे किसी और चीज की परवाह है। दत्ता सर, जब खाने के लिए कुछ नहीं होगा घर में, जब अपने आवाम को खिलाने के लिए कुछ नहीं होगा, तो ये इसी तरीके से गद्दारी की जाएगी, इसी तरीके से मुखबिरी की जाएगी। बिल्कुल, मैं आपको थोड़ा और भी बता दूं, आसिम मुनीर जब इमरान खान प्रधानमंत्री थे उसके थोड़े दिन पहले मुनीर को वहां अमेरिका बुलाया गया था, और वहां पे एक वहां के उनकी बड़ी एक वो है जिसको बोलते हैं स्पिन करने में माहिर
जिन्होंने इसको बोला कि तुम इमरान खान को पावर से हटाओ, उसको अरेस्ट करो, वो अमेरिका के खिलाफ बोलने लग गया है, और इलेक्शन कराओ और बाद में एक दूसरी कठपुतली सरकार बनाओ। और जैसे ही वो अमेरिका से वापस आया, उसने आगे इमरान खान को अरेस्ट कराया, उसमें मुकदमे चले, वो जेल में चला गया, बाद में इलेक्शन हुई, रिगिंग हुई उसमें, और ये शाहबाज इसको बना दिया नवाज शरीफ के भाई को प्रधानमंत्री। तो ये मुनीर जो है पहले से ही अमेरिका के लिए ये काम कर रहा है, आज भी अमेरिका के लिए काम कर रहा है। और साथ साथ में आप ये भी ध्यान रखें, पाकिस्तान नॉन नेटो अलाई है अमेरिका का। इसको जो F-16 जहाज दिए गए हैं उसी एवज में दिए गए हैं। उससे पहले सीटो सेंटर के भी मेंबर थे। तो ये लगातार उस कनेक्शन का बेनिफिट लेता चला रहा है। अमेरिका इसको इस्तेमाल कर रहा है, आगे भी करेगा। इनको पैसे की जरूरत है, भूखे नंगे हैं, इनका कोई दीन ईमान नहीं है। ये किसी मुस्लिम वर्ल्ड के मित्र नहीं है, ये मुस्लिम वर्ल्ड के सबसे बड़े दुश्मन हैं। ये हमारे मुस्लिम वर्ल्ड को मालूम होना चाहिए। कभी भी इस देश के ऊपर आप भरोसा मत करना। आप भारत पे भरोसा कर सकते हैं, इसके ऊपर नहीं कर सकते। भारत आपको कभी धोखा नहीं देगा। भारत के अंदर हमारी जो, अगर आप मुस्लिम आबादी की बात करें, हम दूसरे नंबर की मुस्लिम आबादी भारत में है, और अभी थोड़ा सा इनकी आबादी ज्यादा हो गई है। इंडोनेशिया, उसके बाद भारत आता था, फिर पाकिस्तान आता था। अभी क्या हो गया, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, फिर भारत। तो मेरा कहने का मतलब यह है, ये पाकिस्तान एक धोखेबाज मुल्क है। ये धोखे से ही बना, धोखे से ही जी रहे हैं, धोखे से अपने अवाम के साथ धोखा कर रहे हैं, और धोखे के साथ ही और पाकिस्तानी मुल्कों के ऊपर ये अत्याचार करते हैं। पैलेस्टीनियन को सबसे ज्यादा इन्होंने मारा, जो मैंने आपको पहले भी बताया, और कोई हमदर्दी नहीं है इनकी। रूम में अब ये बात करेंगे कि ईरान और इजराइल जंग के बीच खुलकर अमेरिका के आने से वर्ल्ड वॉर का खतरा कितना बढ़ गया है। पूरे युद्ध में 3 अलग अलग रुख सामने आ रहे हैं। सवाल है कि अगर ये युद्ध पाकिस्तान तक आ गया तो भारत क्या करेगा। चीन ने अगर ईरान को लेकर युद्ध में एंट्री की तो क्या वर्ल्ड वॉर जैसी स्थिति हो जाएगी। हालांकि जिनपिंग को फैसला करना है कि युद्ध में रहेंगे या शांत रहेंगे। सवाल ये भी है कि अगर हालात और बिगड़े तो भारत का रुख क्या होगा। अभी तक भारत का रुख न्यूट्रल रहता है। ईरान से भी दोस्ती है, इजराइल से भी दोस्ती है। आपने वो तस्वीरें भी खूब देखी कि जब ये युद्ध शुरू हुआ, एक्सेलरेट हुआ, तो भारत ही एक ऐसा देश है जो अपने लोगों को ईरान से बाहर निकालने में कामयाब रहा। आपने भारतीयों की तस्वीर देखी होंगी फ्लाइट में बैठे हुए अपने देश वापस लौटते हुए। तो भारत क्या करेगा, ये सवाल है। पाकिस्तान तक युद्ध आ जाता है तो भारत के लिए क्या चुप रहना आसान होगा? क्या भारत अपनी चुप्पी तोड़ेगा? क्या भारत कोई कदम उठाएगा? ये सवाल है। शी जिनपिंग क्या करते हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है। अभी तक वो भी शांत हैं। अभी भी चाइना का जो रुख है वो भी न्यूट्रल जैसा ही समझ में आता है। युद्ध में कूदने को अगर लेकर कहें, वो हालांकि पीछे ईरान के खड़े या नहीं खड़े, ये बड़ा सवाल है। तो क्या होगा, ये जो महाशक्तियां हैं इनका क्या फैसला होगा, इसी पर चर्चा करते हैं। और कुलकर्णी सर, आप ही समझाइए मुझे कि पाकिस्तान तक आ गया युद्ध, या ये युद्ध और एक्सेलरेट हुआ, अगर अभी और हमले हुए अमेरिका की तरफ से और ईरान की तरफ से, तो कौन सा जो देश है, जो बड़ी महाशक्तियां हैं, रूस, चाइना, भारत, किस देश का क्या रुख रहेगा? देखिएगा, डेफिनेटली अगर ये युद्ध फैलता है तो इसमें नुकसान काफी देशों का होगा, जिसमें भारत भी शामिल है। पर सबसे पहले अगर हम देखें कि इससे पहले कि युद्ध फैले और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर के जिससे सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है, सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है आज की तारीख में, तो चीन को। क्योंकि चीन तकरीबन, मैं कहूँगा ऑलमोस्ट 87% ऑफ ईरान का जो तेल है वो चीन उठाता है, और उसके वो बोलते हैं टी पॉट रिफाइनरीज ऑफ चाइना, उसमें वो जाकर रिफाइन करता है और उसका सारा का सारा तेल वो ले रहा है। प्लस चीन का ईरान के साथ $400 अरब का 30 साल का एग्रीमेंट है, $400 अरब। वैसे ही रूस का $300 अरब का ईरान के साथ अगले 20 साल के लिए एक संधि है, वो वहां से गैस उठाती है। तो यानी कि रूस गैस और चीन तेल। जहां तक भारत का सवाल है, भारत तेल नहीं लेता है आज की तारीख में ईरान से, क्योंकि सैंक्शंस लगने के बाद ईरान से तेल भारत नहीं लेता है। लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से भारत का तेल काफी हद तक वहां से अभी भी आता है, और विश्व का 20% जो तेल है वो सब कुछ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरता है। तो बहुत जरूरी है चीन को भी, बहुत जरूरी है रूस को भी, बहुत जरूरी है भारत को भी। और हमने अपने, अब ये जो तेल जाता है तो वैसे ही आप समझ सकते हैं कि 2 और शक्तियां, आर्थिक शक्तियां जिनको तेल जाता है, जापान और साउथ कोरिया।
तो आप समझ सकते हैं कि पूरे विश्व में तेल का जो लेकर के जो प्रॉब्लम होगा, इसके अलावा सप्लाई चेन, लॉजिस्टिक चेन, तो बहुत नुकसान होने का खतरा है। यही कारण है कि चीन भी अभी तक आपने देखा कि मैं ये नहीं कहूंगा फेंस सिटर है, लेकिन दूर रहने की कोशिश कर रहा है और ईरान को किसी तरीके से दोस्ती भी निभाना चाहता है, दुश्मनी भी नहीं लेना चाहता है। और सैंक्शंस के बावजूद चीन ही एक ऐसा देश है जो सारा तेल ईरान से उठाता है। तो ऐसे हालात में आपको क्या लगता है, पूरे विश्व में तकलीफ होगी, इसमें कोई शक नहीं है, और जबरदस्त तकलीफ होगी भारत को भी। भारत में ही और पूरे विश्व भर में आज की तारीख में 12.5% तेल के भाव बढ़ गए हैं, 12.5%, यानी कि $77 प्रति बैरल आज का रेट है। अगर यही हालत चलते रहे तो आप समझ सकते हैं कि कितना हालत आगे के दिन में होगी। यही अगर 12.5% अभी भाव बढ़े हैं, ये 100 हो जाते हैं, 150 हो जाते हैं, 200 हो जाते हैं, मुश्किल होगा। शिपिंग को लेकर के जैसे हुदीज है, रेड सी के अंदर है, हुदीज किसके हैं, ये प्रॉक्सीज ईरान के हैं, तो वो वहां से भी तकलीफ देना शुरू करेंगे। तो एक तरीके से जो माहौल है पूरे विश्व का खराब होने का जबरदस्त खतरा है। उम्मीद करते हैं, मैं उम्मीद बार बार कहता हूं कि अगले 48 घंटे में, लगता तो मुझे कुछ ऐसे है, ईरान जरूर बहुत बड़ी बड़ी बातें करने की कोशिश कर रहा है, पर ईरान को लग जाएगा अगले 48 घंटे में कि ये लड़ाई वो खुद अपने बलबूते पे नहीं लड़ सकता है। और इसमें अच्छा होगा कि वो यूएसए के साथ न्यूक्लियर डील के बारे में बातचीत करने के लिए टेबल पे युद्ध जैसी स्थिति ना आए, या फिर जो बार बार एक चिंता जाहिर की जा रही है कि वर्ल्ड वॉर 3 जैसे हालात पैदा ना हो जाए, क्या हम उस तरफ बढ़ रहे हैं, ये सवाल है। लेकिन भारत के बारे में अगर कहें कि अगर पाकिस्तान तक ये युद्ध आता है या ये युद्ध और ज्यादा बिगड़ जाता है, ये भीषण युद्ध में अगर तब्दील हो जाता है, तो भारत पहल सर क्या न्यूट्रल रह पाएगा? हम चौथी बड़ी महाशक्ति हैं, अगर हम मिलिट्री के रूप में भी देखें, चौथी सबसे पावरफुल मिलिट्री हमारे पास है, फौज हमारे पास है। क्या होगा हमारा रुख? प्राची जी, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। भारत के बहुत क्लोज रिलेशंस हैं ईरान के साथ भी। हम 10 साल के लिए उनका चबाहर टर्मिनल का एग्रीमेंट है हमारा डेवलप करने का। उसके बाद वहीं से हम जाते हैं कि वो अफगानिस्तान और इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर पे जाए, सेंट्रल एशिया और फिर वहाँ से यूरोप। और दूसरी तरफ अगर हम इजराइल के साथ देखें, हमारी बहुत अच्छी डिफेंस कोऑपरेशन उनके साथ है, बहुत क्लोज रिलेशंस है। हम उनसे फैल्कन एवैक लेते हैं, हम उनसे सर्चर मार्क 2, मार्क 1, हीरॉन, हेरॉप, हार्पी, बड़े सारे उनसे हम ड्रोन्स भी लेते हैं। उनकी कई प्राइवेट कंपनीज टेक्नोलॉजी शेयर करती हैं हमारे देश के अंदर, ड्रोन्स बनाने में भी और डिफेंस कोऑपरेशन के अंदर भी। तो कहीं ना कहीं इजराइल के साथ भी बहुत क्लोज रिलेशंस है, हमारे अमेरिका के साथ भी बहुत क्लोज रिलेशंस है। हम अमेरिका और क्वाड के अंदर हम एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं पूरी स्टेबिलिटी के लिए इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजों को अगर हम देखते हैं तो ये भारत के लिए भी डिफाइनिंग मोमेंट है, भारत के लिए भी नाउ और नेवर का मोमेंट है। भारत के लिए अगर, जैसे कि माइकल रूबिन, उन्होंने एक बड़ा अच्छा स्टेटमेंट दिया इस अटैक के बाद, अमेरिकन अटैक के बाद। उन्होंने कहा है कि सिर्फ भारत ही एक ऐसा रोल प्ले कर सकता है जो कि इस युद्ध को एक एग्रीमेंट की तरफ लेके जा सकता है। क्यों कहा उन्होंने, उस बात पे भी हम ड्वेल कर सकते हैं। उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि भारत के तीनों के साथ अभी क्या हुआ था, पिछली बार जब लिबिया की बात आई थी ना 2011 के अंदर, अगर आपको याद हो, गद्दाफी को मारा गया था, तो 2011 में जब उसको मारा गया, यह कहा गया था कि केमिकल वेपन्स हैं वहां पे और केमिकल वेपन्स की वजह से वो अटैक हुआ। हालांकि गद्दाफी ने कहा था आप आके इंस्पेक्ट कर लीजिए, लेकिन उन्होंने इंस्पेक्ट नहीं किया, अटैक किया और उसको फिर ट्रांजिशनल फोर्स ने मार दिया था एनकाउंटर के अंदर। तो अब अगर उसको देखें, एग्जाम्पल इराक का देखें, जब कह रहे थे कि उनके पास न्यूक्लियर वेपन था और निकला कुछ भी नहीं था, तो इन सब में ईरान को विश्वास इस समय किसी भी देश पे नहीं होगा, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन कंट्रीज का है या फिर अमेरिका है या पश्चिम देशों का है। हालांकि वो जेनेवा जरूर गए थे, उनका विश्वास भारत के ऊपर हमेशा रहेगा। तो जब भारत के लिए भी ये डिफाइनिंग मोमेंट, अगर हम दिखाना चाहते हैं कि एक्चुअल नोबेल पीस प्राइज मोदी जी को मिलना चाहिए, जो हमेशा से कहते आए हैं कि ये युग युद्ध का युग नहीं है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत शायद रोल प्ले कर सकता है, लेकिन बहुत ही सेंसिटिवली प्ले करना पड़ेगा इस रोल को, ताकि ना ऐसे सिचुएशन में ना फंस जाए, ना हम इस साइड के रहें ना हम उस साइड के रहें।
बिल्कुल, देखिए वक्त तो ऐसा आएगा कि कोई ना कोई फैसला लेना पड़े। चाइना, यूरोप, हम एशिया, अगर हम भारत की बात कर लें तो ये इन सब पर निगाहें टिकी होंगी कि अगर ये युद्ध एक्सेलरेट होता है, अगर यहाँ से ईरान अमेरिका के ऊपर कोई हमला करता है, डायरेक्ट ना हो उसके बेसिस पर ही हमला करे, तो फिर क्या अमेरिका दोबारा हमला करेगा? और अगर ऐसा होता है तो जो हम बार बार कह रहे हैं कि क्या थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ ये पूरी दुनिया बढ़ रही है, और अगर ऐसा होगा तो कौन किधर जाएगा? अगर चीन के मूवमेंट की बात करें दत्ता सर, तो चीन जरा सा भी इधर से उधर हुआ, अभी तक तो वो भी शांति की बात करता है, डायरेक्ट फाइट या युद्ध में जाए चीन ऐसा भी नहीं लगता है, लेकिन अगर चीन जरा सा भी इधर से उधर हुआ तो बहुत हद तक निर्भर करेगा कि स्थिति क्या होगी दुनिया की, कि वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ जाएंगे या नहीं जाएंगे। प्राची, बिल्कुल भारत का एक बहुत अहम रोल है पूरे इंटरनेशनल इक्विलिब्रियम में, अगर मैं जिसको बोलते हैं समावेश में। भारत की मित्रता सबके साथ में है, सिवाय एक देश पाकिस्तान, ये तटपुंजिया गद्दार मुल्क पाकिस्तान। तो जहाँ तक अमेरिका है हमारी दोस्ती है, रूस के साथ है, यूक्रेन के साथ भी है, ईरान के साथ अच्छी दोस्ती है, हमारा एक बड़ा सिविलाइजेशन कनेक्ट है, इजराइल के साथ हमारी अच्छी दोस्ती है, हमारी दुश्मनी किसी के साथ नहीं है सिवाय एक मुल्क के, मैं सरेआम बोल रहा हूँ। चीन के साथ भी अगर वो हमारे साथ एक अच्छे नेबर की तरह रहना चाहे तो दुश्मनी नहीं है, अगर वो कुछ गड़बड़ करेगा तो हम उसको भी निपट लेंगे। तो आज के दिन में भारत का अहमियत, भारत की जिम्मेवारी काफ़ी है। हम एक मित्र की तरह बीच में मध्यस्थता कर सकते हैं अगर हमको रिक्वेस्ट किया जाए। अगर इजराइल चाहे और आपका ईरान चाहे तो हम जरूर ये उनका जो मैसेज है कन्वे कर सकते हैं कि हम किस लेवल पे, क्या बॉटम लाइन के ऊपर हम एक्सेप्ट करेंगे अगर कोई डील एक्सेप्ट करेंगे। मैं आपको थोड़ा सा और कुछ बता देना चाहता हूं। जहां तक ये फोर्डो का सवाल है कि हमने बम मार दिए, आपको मालूम है कि गाजा के अंदर कितने किलोमीटर की टनल बनी हुई है? क्या इजराइल उन टनल्स को बर्बाद कर पाया इतने 1 साल 9 महीने के अंदर? ईरान जो उसका एक सपोर्टर था, जिसके इंजीनियर उनको सपोर्ट कर रहे थे, आप ये मान के चलें ये फोर्डो वगैरह सबके नीचे सैकड़ों किलोमीटर की इनकी टनलें होंगी। कहां? ईरान के नीचे। तो आप स्ट्राइक कहां कर रहे हैं? एक जगह पे, मान लीजिए घेरे में कर रहे हैं, आपकी टनल तो वहां तक जा रही है। मैं यहां से मटेरियल शिफ्ट करके वहां कर गया, आपको मालूम नहीं मैंने कहां स्ट्राइक करना है। कहां पे स्ट्राइक करेंगे? इजराइल ने खत्म कर पाया टनल्स अभी गाजा के अंदर। तो ये एक कहने की बात है। अभी जहां तक चाइना का सवाल है या रशिया का सवाल है, मैं दोबारा दोहराऊंगा, चीन, रूस, ईरान, नॉर्थ कोरिया एक तरफ खड़े थे, कहा यूक्रेन जंग में, जहां पे पूरी नेटो और अमेरिका यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा है। तो आप चाहे डायरेक्टली, चीन डायरेक्टली नहीं आएगा, लेकिन चीन जो है हथियार, असला और प्रकार की जो मदद देता रहेगा, इनको सैटेलाइट इंफॉर्मेशन देगा, कुछ भी और जो मटेरियल हेल्प करेगा, डायरेक्टली नहीं आएगा। जो जहां तक रशिया का सवाल है, ईरान ने बहुत सपोर्ट किया रशिया को। जो शहीद ड्रोन जो कि जाके यूक्रेन में स्ट्राइक करा था, वो ईरान ने दिए थे। अभी रशिया खुद बनाने लग गया उसको, थोड़ी वेरिएशन के साथ में। और पुतिन ने भी बोला था कि हमने अपने एयर डिफेंस ऑफर किया था, लेकिन ईरान ने उसको मतलब बोला नहीं था, अगर वो बोलेंगे तो हम दे देंगे। तो अभी क्या है कि रशियन जो एयर डिफेंस पुतिन ने बोला था। तो दूसरा क्या है कि उसकी वार्निंग भी है अमेरिका को, क्या बुश शहर में मत हमला करिए, हमारे इंजीनियर वहां पे हैं, अगर आप हमला करेंगे रेडिएशन फैलेगा। और ये भी बोला था कि अगर आप न्यूक्लियर साइट्स को हमला करते हैं तो रेड लाइन क्रॉस होगी। तो अभी इनके रिएक्शन आए नहीं है, वो आएगा आज नहीं तो शाम तक आ जाएंगे रिएक्शन, और फिर हमें पता चलेगा कौन कौन से पलड़े में खड़ा है। लेकिन ये भी मैं आपको बता दूं, ईरान अभी हथियार नहीं डालेगा, वो लड़ेगा जब तक कि वो 1-2 तगड़े वार ना कर दे अमेरिका के ऊपर, ये बोलने के लिए कि जंग में हारा नहीं हूं, जंग में बराबरी में था, अब मैं नेगोशिएट कर सकता हूं। तो रही है सर, वो अभी जितनी भी तस्वीर ताजा आ रही है उसमें इजराइल में भारी तबाही ईरान मचा रहा है। हालांकि इजराइल भी अटैक कर रहा है, लेकिन ईरान एक के बाद एक कई सारी बैलिस्टिक मिसाइल से हमले कर रहा है, और अब जो रिहायशी इलाके हैं उनको भी टारगेट किया गया है। तो जो बिल्डिंग्स हैं, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, वो खंडहर में तब्दील हो रही हैं। तो ईरान लड़ तो रही है, लेकिन विश्व के परिप्रेक्ष्य से हम बात कर रहे हैं सिवात सर, चाइना, रूस, अभी तक हम ये बात किया करते थे कि क्या अमेरिका डायरेक्ट कूदेगा, लेकिन जब अमेरिका डायरेक्ट कूद गया, और पहले ही रूस और चाइना ये कह चुके हैं कि अगर अमेरिका डायरेक्ट कूदा तो अंजाम बहुत बुरा होगा, तो क्या ये जो बड़ी महाशक्तियां हैं जिसमें भारत भी इंक्लूड है, ये डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट करेंगे? हाँ, देखो सच्चाई क्या है कि मुझे लगता नहीं कि ज़्यादा इसके अंदर कोई इन्वॉल्वमेंट होगी।
इसकी ये लड़ाई ज़्यादातर ईरान वर्सेस इजराइल एंड अमेरिका रहेगी। चीन, जो पहले हम बात करते हैं रूस की, देखो रूस जो है ये सच्चाई है, 30 साल का सिक्योरिटी एग्रीमेंट है, मगर आज रूस की कंडीशन ठीक नहीं है। वो यूक्रेन के साथ अकेला लड़ रहा है और यूक्रेन के साथ पूरा नेटो है। और इसी प्रकार से अगर चीन को भी आप देखो, हाँ चीन और ईरान के बहुत अच्छे संबंध हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी की है, बेल्ट रोड इनिशिएटिव का भी हिस्सा है, मगर चीन भी हथियार, अम्यूनिशन और कुछ आपको सैटेलाइट से सर्वेलेंस वगैरह के अलावा ज़्यादा अंदर नहीं आएगा। नॉर्थ कोरिया जो है वो भी कुछ हथियार दे सकता है, बाकी टर्की जैसे देश नहीं आएंगे, वो नेटो का हिस्सा है। अब बात आती है भारत की क्या पोजीशन होनी चाहिए। देखो भारत के लिए एक बड़ा सेंसिटिव मूवमेंट है, अगर ये लड़ाई ज़्यादा जाती है तो भारत को बड़ा नुकसान है, क्योंकि दोनों देश भारत के बहुत ही अच्छे मित्र हैं। एक अगर आप देखें इजराइल, जैसे बता रहे हैं बाकी कॉम पैनलिस्ट भी, कि हमारे ज़्यादातर हथियार जो हैं तो थर्ड लार्जेस्ट जो हमारे को सप्लायर है वो इजराइल है। वहाँ से आपके जो स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक आइटम वहाँ से मिलते हैं, ड्रोन वहाँ से हमने लिए, हेरोइन वहाँ से लिया, तो इसलिए इजराइल हमारे साथ खड़ा रहा है। और ऐसे टाइम में जब हमें हथियारों की ज़रूरत थी ऑपरेशन विजय में, तो इजराइल ने हेल्प की। और अब आप आ जाएं कि ईरान पे, ईरान भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, स्पेशली चाबार को लेके, क्योंकि चाबार जो है एक पोर्ट, हम उसको अब मैनेज कर रहे हैं, और चाबार एक ऐसा पोर्ट है जिसके ऊपर हमारे कहने से अमेरिका ने इकोनॉमिक सैंक्शन भी लगाए थे, जिसको काटसा बोलते हैं, काउंटरिंग अमेरिका एडवर्सरी थ्रू सैंक्शन एक्ट। एक चाबार ऐसा है जहां से पाकिस्तान को बाईपास करते हुए अफगानिस्तान, सेंट्रल एशियन स्टेट, फिर ये नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर से जोड़ता है और ये ईस्ट यूरोप और रूस जाता है। इसका 11% कहते हैं कि अगले 50 साल में इसके अंदर ट्रेड जाएगा, शुरू में 3% जाएगा अगर ये ऑपरेटिव होगा। दूसरा एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, अगर ये लड़ाई फैलती है तो जो आप देखें G20 मीटिंग में इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, उसके अंदर कौन कौन से पहलू हैं, उसके अंदर सऊदी अरेबिया भी इन्वॉल्व है, यूएई भी है, इजराइल भी है, और फिर वो जाएगा इटली और आपका ग्रीक की तरफ। तो ये भी सच्चाई, उसको भी वो भी खटास पे आ गया है, क्योंकि ये लड़ाई के कारण आप देखेंगे सारा का सारा टर्निंग इफेक्ट हुआ है मिडिल ईस्ट में। तो मैं तो ये कहूंगा कि लड़ाई भारत के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है। इसके बाद ये सेंट ऑफ हार्मूज अगर बंद हो जाता है तो हमारा 28% ऑयल भी मिडिल ईस्ट से आता है। हमारे 1 करोड़ के करीब जो लोग काम करें गल्फ में, उनका भी रहना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि रेमिटेंस हमारे पास 10 से 15 बिलियन डॉलर आता है। तो ये भी सच्चाई। तो आप ये देखें कि भारत को कोई फायदा नहीं है, लड़ाई बढ़ती है तो हमारे लिए बहुत ही ऐसा है कि हमें एक सेंसिटिव इशू हो गया। अब हम किसका साइड लें? मुझे नहीं लगता हमें किसी का साइड लेना चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या भारत कोई रोल प्ले कर सकता मीडिएशन का? हाँ बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि भारत की दोस्ती दोनों से है। और भारत, जैसे बिल्कुल ठीक बोला, भारत के प्रधानमंत्री ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने पुतिन की आंखों में आके डाल के बोला था दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वार, और भारत कहता है डायलॉग और डिप्लोमेसी से ही आप कोई सोल्यूशन निकालो, बैटल फील्ड में कोई सोल्यूशन निकलता। इसको मद्देनजर रखते हुए मुझे लगता है कोई कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले कर सकता है कोई देश तो भारत है, क्योंकि भारत दोनों के साथ दोस्त है। मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में ये लड़ाई अगर बंद होगी तो भारत के लिए फायदा है, अगर ये लड़ाई चलती है या फैलती है तो भारत को काफी नुकसान। ठीक है, न्यूट्रल रहना कितना मुश्किल होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन जैसा बहल सर आप कह रहे थे कि एक अच्छा रोल प्ले कर सकता है भारत इस पूरे के पूरे विवाद को रोकने के लिए, इस युद्ध को रोकने के लिए। ये तो रही बात भारत की, लेकिन अगर आप वर्ल्ड वाइड देखिए और यूएन की अगर आप चर्चा कर लीजिए तो एक स्टेटमेंट उनकी तरफ से सिर्फ जारी कर दिया गया कि भाई ये बहुत डेंजरस हो रहा है, ये जो एक्सेलरेशन हो रहा है बहुत डेंजरस हो रहा है। लेकिन यूएन जिस लिए बना, क्या वो काम कर पा रहा है? क्या वो इन हालातों को देख पा रहा है, रोक पा रहा है? या एक बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्या बोलूं उसके बारे में? देखिए, गुटेरस की स्टेटमेंट बहुत क्लियर है। वो कह रहे हैं डेंजरस अलार्मिंग सिचुएशन है, वो ये कह रहे हैं कि डी एस्केलेट करिए अर्जेंटली। लेकिन उन्होंने अभी तक क्या रोल प्ले किया है रशिया यूक्रेन युद्ध के अंदर, क्या रोल प्ले किया है गाजा के युद्ध के अंदर, क्या रोल वो प्ले कर सकते हैं? उनकी तो फंडिंग सारी अमेरिका से आती है, और अगर अमेरिका ये फंडिंग रोक देता है, जो मेजॉरिटी फंडिंग है, सारी तो नहीं आती बट अ लार्ज परसेंटेज जो आती है फंडिंग वो अमेरिका से आती है या फिर कुछ यूरोपियन देशों से आती है, तो कहीं मुझे नहीं लगता कि उनका कोई भी रोल है वो कर पाएंगे। वो सिर्फ स्टेटमेंट दे सकते हैं, इससे ऊपर एनफोर्समेंट की अपनी कोई फोर्स नहीं है उनकी। एक चीज आप
कह रहे थे वर्ल्ड वॉर 3 की, जो प्यूटिन साहब का स्टेटमेंट था, जो उन्होंने कहा था कि अगर अमेरिका अटैक करता है तो ये वर्ल्ड हो सकता है कि चला जाए वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ। लेकिन इसमें एक दो चीजें आ जाती हैं। चीन, जिसने लास्ट कुछ सालों से बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले किया है गल्फ कंट्रीज के अंदर, अगर आपको याद हो तो कुछ साल पहले वो आए थे और सारे गल्फ कंट्रीज के जो लीडर्स थे सब एक जगह पे गैदर हुए थे चीन की मीटिंग के अंदर, और उन्होंने मध्यस्थता करी थी रिलेशनशिप बेटर करने के लिए ईरान और सऊदी अरेबिया के बीच में। तो जो बहुत सालों से डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं थे वो वापस एस्टैब्लिश करवाए थे। चीन चाहता था कि उसकी एक इमेज बने पूरे वर्ल्ड के अंदर कि वो अल्टरनेटिव है यूएस का, और उसने बड़ी अच्छी एक अपनी 25 साल की रिलेशनशिप इनके साथ शुरू की है 2021 से ईरान के साथ, और ईरान ही को ही लेके आए 2023 के अंदर वो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। लेकिन इन सब चीजों का कोई मीनिंग नहीं रह जाता जब उन्होंने 11.1 मिलियन बैरल्स पर डे जो ऑयल लेते थे ईरान से, उन्होंने कम करके आज 7,40,000 बैरल पर डे ले रहे हैं, यानी कि वो वाला शिफ्ट कर दिया है कतर और सऊदी अरेबिया की तरफ, क्योंकि उनको लग रहा था कि ईरान इस वॉर के अंदर लास्ट ईयर से चला जा रहा है, तो लास्ट ईयर से लेके इस ईयर और खासकर इस ईयर के अंदर उन्होंने ईरान से ऑयल लेना कम कर दिया, बहुत कम कर दिया। दूसरी चीज और बहुत महत्वपूर्ण चीज, उनकी जो इमेज थी ऑल्टरनेटिव की, अब वो कुछ भी नहीं करता। अभी तक तो म्यूटेड स्टेटमेंट्स आए हैं उनकी तरफ से कोई मेजर स्टेटमेंट या कोई मेजर कंडेमनेशन भी नहीं आया अमेरिका के लिए अभी तक। आएगा जरूर, आया नहीं अभी तक। लेकिन उसके बाद क्या होगा? क्या वो अपनी फौजों को भेजेंगे? नहीं होगा। बोथ रशिया एंड चाइना सिर्फ सैटेलाइट इंटेलिजेंस में मदद कर सकते हैं, डिफेंस इक्विपमेंट में मदद कर सकते हैं, क्योंकि ईरान ने ड्रोन्स दिए थे रशिया को, शाहिद 136, और साथ में ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग की कैपेबिलिटी उनकी एस्टैब्लिश करवाई थी, मदद करी थी उनकी रशिया के अंदर जब रशिया यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। तो उनका भी कोई ड्यूटी बनती है, तो वो जरूर करेंगे डिफेंस इक्विपमेंट में, एयर डिफेंस सिस्टम्स में और इंटेलिजेंस में, वो करेंगे, सैटेलाइट इंटेलिजेंस में खासकर। लेकिन इससे ऊपर वो अपनी फौजें नहीं भेजेंगे या फिर कोई भी ऐसा स्टैंड नहीं लेंगे जहां पे अमेरिका के ऊपर दबाव बनाया जा सके, फिजिकल दबाव बनाया जा सके कि इस युद्ध को रोको। ठीक है, यानी टोटल ये निर्भर इस बात पर करेगा कुलकर्णी सर कि दुनिया कैसे बिहेव करेगी, या दुनिया में कितना बवाल इस युद्ध की वजह से आएगा, कि ईरान अभी कैसे रिएक्ट कर रहा है अमेरिका पर। देखिए, ईरान अभी कैच 22 सिचुएशन में है, हार की तादाद पर है, पर हार मानने को तैयार नहीं है। तो ईगो है, और ईगो इतना बड़ा है कि उन्होंने ठान ली थी कि वो इजराइल का नामो निशान मिटाएगा। अब नामो निशान तो क्या मिटाएगा, खुद संकट में फंस गया है, और ऐसे संकट में जब उसके साथ विश्व में कोई भी खड़ा नहीं है, चीन भी खड़ा नहीं है, चीन ने उसका पूरा फायदा उठाया, रूस को उसने सपोर्ट किया, पर सब कोई सहानुभूति जरूर दे रहे हैं, आश्वासन दे रहे हैं, पर मदद पे कोई नहीं आ रहा। इसलिए मुझे लगता है आज की तारीख में ईरान के ही भले में है कि वो कुछ ना कुछ हो सकता है। ये नहीं कहूँगा मैं कि आज ही सरेंडर कर दे, पर धीरे धीरे करके मुझे लगता है वो जो रास्ता है ईरान का, वो धीरे धीरे वही करेगा, क्योंकि इससे ज़्यादा वो कर नहीं सकता है। मिसाइल्स की भी उसकी अब लिमिटेशंस हैं, और प्लस उसके ड्रोन्स की लिमिटेशंस हैं, इजराइल की भी लिमिटेशंस हैं। इजराइल को भी उसका असर अब लगने लगा है, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि जो भी मिसाइल ईरान से फायर होगी और जो जहाँ पर अगर गिरेगी तो इजराइल का नुकसान होगा, क्योंकि इजराइल सिर्फ 420 किलोमीटर लंबा देश, 135 किलोमीटर चौड़ा देश, कितना कहाँ क्या खाए, कुछ ना कुछ। और ईरान बहुत बड़ा, जितने आप लोग ग्राफिक्स दिखाते हैं आप समझ सकते हैं कि इर्द गिर्द कुछ भी नहीं है। और जिस प्रकार से नुकसान हो रहा है आज टेल अवीव में, जिस प्रकार से नुकसान हो रहा है हाइफा पोर्ट में, टेल अवीव सेंट्रल में, और तो मुझे लगता है ये नुकसान इजराइल ने आज तक नहीं देखा होगा जितना नुकसान हुआ है। वही नुकसान तेहरान, एक बहुत पुराना अब सभ्यता और खत्म। मुझे लगता है कि विश्व में अब तबाही अगर रुकवानी है तो ईरान ही रुकवा सकता है, थोड़ा संयम बरत करके, ये सोच करके कि ठीक है जो हुआ सो हुआ। अब अगर नुकसान उन्होंने ये सोच करके करना है कि हमने यहूदियों को हटाना ही है, यहूदी हटाए जा नहीं सकते हैं, उनके साथ एक अमेरिका खड़ा है। अमेरिका यकीनन किसी को खासकर ईरान के बर्बादी देखेगा, पर इजराइल के
बर्बादी नहीं देख सकता है। ठीक है, यानी अभी ये जो पूरी की पूरी सिचुएशन है ये एक्सेलरेट होगी या डी एक्सेलरेट होगी, इस पर सभी की निगाहें हैं। फिलहाल ईरान जबरदस्त बदला ले रहा है, इजरायल पर लगातार हमले कर रहा है, तो इजरायल भी हमले कर रहा है, लेकिन अमेरिका के एक अटैक के बाद क्या ये अटैक और बढ़ेंगे, इस पर सभी की निगाहें हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। सिवाद सर, बहल सर, कुलकर्णी सर और दत्ता सर, बहुत शुक्रिया आप सभी का।